2014 के बाद जो कई अच्छे बदलाव हुए उसमें एक बदलाव ये भी मैं देखता हूँ कि नाउ डेज एवरी वन इज़ पॉलिटिकली एक्टिव। सबका अपना एक ओपिनियन है एंड दे हैव प्लेटफॉर्म जहाँ वो अपनी बातें रख रहे हैं। सोशल मीडिया के कारण ये जो पूरा वर्ल्ड है वो एक ग्लोबल विलेज बन चुका है। दुनिया में कहीं कुछ भी घट रहा है 1 मिनट के अंदर वो एक कोने से दूसरे कोने तक पहुँच जा रहा है। बस प्रॉब्लम मैं ये देखता हूँ कि एक ही खबर डिफरेंट फॉर्म में डिफरेंट इंटरप्रिटेशन के साथ लोगों तक पहुँच रहा है। जिसका जैसा कहते हैं ना समझ है, जो जिसकी रिलीजियस या पॉलिटिकल इंक्लिनेशन है, उस तरह से वो खबर को आगे कर दे रहा है। तो इस तरह से जो फाइनली खबर पहुंच रही है लोगों तक वो अर्ध सत्य ही है। अब इस अर्ध सत्य का मेरे पे कितना असर है वो तो देखने वाले बताएंगे, क्योंकि अपनी गलती तो किसी को दिखती है नहीं। हाँ, बट ये है कि जो खबरों को परखने का मेरा अपना जो कहते हैं ना रूल है, उसको मैं 3 लेवल रीच बोलता हूँ। मेरे लिए सच वही है जो मैं खुद देख रहा हूँ अपने घर परिवार में अपने रिश्तेदारों में, आस पड़ोस में, मोहल्ले में, शहर में, या जो मेरे से जुड़े लोग दूसरी जगह रह रहे हैं वो बता रहे हैं, या उनसे जुड़े लोग बता रहे हैं। तो मेरी खबर अगर यहाँ से आ रही है तो मैं उसको ही सच मानता हूँ, भले मीडिया कितना भी उसे झूठ बता रहा हो या कुछ भी कह रहा हो। पर अगर इन्फॉर्मेशन इन 3 लेयर से नहीं आ रही है तो मैं उसको मल्टीपल सोर्सेज से कंफर्म करने की कोशिश करता हूँ, और अगर वो मेरे कॉमन सेंस को अपील करता है कि हाँ यार ये सही है, तब उसको मैं सच मानता हूँ। तो आपका जो भी तरीका है खबर को कहते हैं ना समझने का, परखने का, बट फाइनली ये आपके ओपिनियन को सेव करता है। कहीं ना कहीं अब तो आपके बिहेवियर को भी अफेक्ट करने लग गया है। अब वो पुराने ज़माने में कहावत था ना कि जैसी आपकी संगति होगी आप वैसे बन जाते हो। तो आज के समय में वही है कि जिन चीज़ों को आप फॉलो कर रहे हो या लाइक कर रहे हो, देख रहे हो, तो आपके फीड में उसी तरह की चीज़ें आनी शुरू हो जाती हैं। फिर आपका ओपिनियन है वो उसी लाइन पे रह जाता है। और इन्हीं कारणों से मैं देखता हूँ कि इंडिया में सोशल मीडिया वर्टिकली 2 पार्ट में बढ़ चुका है, भक्त और नॉन भक्त। भक्त तो वो हैं जो बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं, और नॉन भक्त जो उसके अगेंस्ट है। वैसे तो मीडिया पर उनको चमचा बोलते हैं, बट मेरे को ये गलत लगा था इसलिए मैंने चमचा वर्ड यूज़ नहीं किया, मैं नॉन भक्त बोलता हूँ। तो ये भक्त और नॉन भक्त के बीच के जो डिफरेंसेस है वो डे बाय डे बढ़ता ही जा रहा है। और मैंने ओवर द टाइम जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है कि नॉन भक्तों का काफ़ी गलत फहमियाँ हैं, दे हैव अ लॉट ऑफ मिसकॉन्सेप्शन। और ये जो इनकी गलत फहमियाँ, इनकी जो मिसकंसेप्शन है, इसके कारण से क्या है कि वो दूसरे को समझ नहीं पा रहे हैं या दूसरे के व्यू को आउटराइटली रिजेक्ट कर दे रहे हैं। बट अब वही है कि अब ये जो डिफरेंसेस है वो एक तरह से अब पर्सनल लेवल तक पहुंचने लग गए हैं। अभी रिसेंटली मेरे एक फ्रेंड का कॉल आया था, उसने आधे घंटे तक मेरे को खरी खोटी सुनाया, या जो भी उसके मन में भड़ास था वो निकाला मेरे ऊपर। और ये लाइफ में बिलीव करो, ये फर्स्ट टाइम है जब किसी ने मेरी बात से कहते हैं ना हर्ट फील किया हो या इंसल्टेड फील किया हो, और फिर उसने गुस्से में मेरे को कहते हैं ना मेरे से रिवर्ट बैक किया हो, गुस्से में बात किया। बट कहीं ना कहीं अब मैं भी वो पहले जैसा बंदा नहीं रहा कि ठीक है यार जाने दो, छोड़ दो, बोल रहा है इग्नोर करो, राइट। ओवर द टाइम जो ये मेरा एक्यूमुलेशन है, जो मेरे सर्कल में लोग हैं, या जो उनके चीज़ों को समझने की जो मापदंड है, तरीके हैं, तो अब मेरे को कहीं ना कहीं वो इरिटेट करने लग गए हैं, एंड आई हैव स्टार्टेड रिवर्टिंग बैक। सो यहीं से वो कहते हैं ना जो सोशल मीडिया का डिफरेंस है वो पर्सनल लेवल पे आके अब दिखने लग गया। तो चलिए हम इन्हीं चीज़ों को जो भक्त और नॉन भक्त के बीच का जो डिफरेंस है, एक दूसरे को देखने का, या जो उनके नज़रिया में फ़र्क है, उसको समझने की कोशिश करते हैं मेरे अनुभवों को। चलिए देखते हैं चीज़ों को मेरी आंखों से। 26 जनवरी को ही मेरे एक नॉन भक्त दोस्त ने अपने व्हाट्सएप स्टेटस में एक वीडियो शेयर किया था। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप चाहें तो वहाँ से देख सकते हैं। सो बेसिकली उस वीडियो में जो बंदा था वो डेमोक्रेसी को एक्सप्लेन कर रहा था कि डेमोक्रेसी इज़ फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, बट नाउ पीपल हैव बिकम रिटार्डेड।
So democracy has become retarded. Democracy by the retarded, for the retarded, of the retarded. तो जब मैंने उसका स्टेटस देखा तो मेरे को सही में बड़ा अजीब लगा कि भाई ये रिपब्लिक डे के दिन बंदा पूरी हमारी डेमोक्रेसी को, सरकार को, या जो लोग उसे चुन के भेज रहे हैं उसको रिटार्डेड बोल रहे हैं। तो मैंने उसे इनबॉक्स में ये कमेंट किया था और बेसिकली मैं उसको यही कहना चाहता था कि भाई डेमोक्रेसी इज़ ऑल अबाउट 51% एग्रीमेंट। 51% लोगों ने जिसे वोट किया है वो सरकार चला रहे हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो सरकार रिटार्डेड हो गई या जिन लोगों ने उसे वोट किया है वो रिटार्डेड हो गए। खैर इसका रिस्पॉन्स तो उसने नहीं दिया, पर मेरे माइंड में नेक्स्ट 2-3 आवर वो जो मेरे सारे प्रीवियस जो नॉन भक्त दोस्तों के साथ जो अनुभव रहा वो घूमते रहे। और फिर मैंने एफबी पे ये पोस्ट डाला। तो उसने जब ये पढ़ा तो 27 जनवरी की आंख मेरी उसके फ़ोन से ही खुला और वही वो आधे घंटे तक लाइट एविजिव लैंग्वेज में मेरे को खरी खोटी सुनाता रहा। बाद में फिर उसने इनफैक्ट मैसेज करके मेरे को सॉरी बोला और फिर मैंने बोला नहीं यार भाई, जो तू बोल रहा था वो मेरे को एक्सपेक्टेड था तेरे से। तो किसी और वे में बिहेव करता वो मेरे लिए अनएक्सपेक्टेड होता। क्योंकि यही मेरा ऑब्जर्वेशन है जितने भी मेरे नॉन भक्त फ्रेंड हैं कि वो अगले के व्यू को टोटली डिस्क्रेडिट कर देते हैं ये बोल के कि इसको तो कुछ आता जाता है नहीं, राइट। और इसने भी जब फ़ोन किया तो शुरुआत उसने वहीं से की थी, अबे तेरे को तो कुछ पता है नहीं, तू हिंदू है, भोंदू है, बेवकूफ़ है, तेरे को आता जाता कुछ है नहीं, सिर्फ अपने आप को तू होशियार समझता है, अपने फील्ड में तू बहुत बड़ा एक्सपर्ट होगा, राइट, बट तेरे को दुनियादारी का कुछ पता नहीं है। 10-12 घंटे लैपटॉप पे बैठे रहना ही दुनिया नहीं होती है। ज़िंदगी को जानना तो बाहर निकल, लोगों से मिल, अलग अलग लोगों के व्यू सुन, एनालिसिस सुन, ये पढ़ वो पढ़। बाबा साहब का संविधान तो तूने पढ़ा नहीं होगा, अभी मैं तेरे को सेकुलरिज्म पूछ दूं तो वो तेरे को पता नहीं होगा, राइट। राष्ट्रीयता वो नहीं होती जो तेरे को आरएसएस बता रही है, बीजेपी बता रही है, ठीक है। तो तू ये कर, वो कर, ये पढ़, वो पढ़, ऑल दोज काइंड ऑफ थिंग। और फिर उसका आया फाइनल ज्ञान कि भाई गोदी मीडिया को देखना छोड़ दे। अगर तुझे इंडिया को समझना है, उसमें कितनी जात पात ऊंच नीच है, या कितनी गरीबी है, भुखमरी है, बेरोजगारी है, असली इंडिया को पहचानना है तो एनडीटीवी देख और बीबीसी देख। मतलब कि एनडीटीवी तो चलो उसकी बात बाद में करते हैं, बीबीसी देखो। मतलब इंडिया को जानना है तो बीबीसी देखो, 7 समुंदर पार बैठा जो न्यूज़ चैनल। मतलब 75 साल हो गए, अंग्रेज चले गए, पर वो कॉलोनियल जो हैंगओवर है ना वो अभी तक उतरा नहीं है। एनीवे, फिर उसका बार बार ये भी एक बात कहना था कि भाई अपने जो व्यू को ब्रॉड बना, उस वीडियो में कहीं भी इंडिया का नाम नहीं लिया हुआ है, तो तुझे ये क्यों बोल रहा है कि वो वीडियो था वो इंडिया को लेके था। तो मैं बोला भाई देख, इन लाइफ नथिंग हैज़ अ मीनिंग विदाउट अ कॉन्टेक्स्ट। अगर तू किसी और दिन उसको पोस्ट करता तो एक बार मैं समझ सकता था, बट तू रिपब्लिक डे के दिन ये वीडियो पोस्ट कर रहा है तो अंडरस्टूड है तू इंडिया के बारे में ही बोल रहा है, उसके कॉन्टेक्स्ट में बोल रहा है। और उसी हिसाब से तेरे ही लॉजिक के हिसाब से चलें तो भाई इस पोस्ट में तो कहीं भी तेरा नाम भी नहीं लिखा हुआ है, नहीं, ना ही कहीं यहाँ पे एक बार भी एंटी नेशनल वर्ड का यूज़ किया हुआ है। तो उस हिसाब से तेरे को तो बिल्कुल नाराज़ वगैरह नहीं होना चाहिए, ऐसे ही मानना चाहिए ना कि मेरे बारे में ये नहीं लिखा हुआ है। तो उसका कहना था देख भाई तो जो भी समझ, पर अगली बार से मेरे पोस्ट पे तेरे को कमेंट करने की या अपनी कोई राय वाय व्यक्त करने की ज़रूरत नहीं है। मैं बोला भाई ये तो अब होने से रहा, ठीक है ना। जब कोई इन्फॉर्मेशन मेरे तक आ रही है, मैं मान लिया कि तेरे जितना मैं वेल रीड नहीं हूँ, मैं तेरे जितना समझदार नहीं हूँ। हर इंसान अपने सोच के दायरे में ही कैद है ना। तो मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन आ रही है, जितना मैं उसको समझ रहा हूँ मैं उसको एक्सप्रेस करूँगा ना भाई। अभी तुम ही लोग तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को लेकर ज़्यादा चिल्लाते रहते हो, तो मेरे को भी उतना फ्रीडम दोगे ना कि चीज़ों को जितना मैं समझाऊँ मैं उसको एक्सप्रेस कर सकूँ। हाँ, तुम बोल सकते हो कि जो तुम समझा है सही है, गलत है। तो उसका कहना नहीं भाई
तेरे को मेरी बातें समझ नहीं आती है, तू ऐसा कर, मेरे को तू ब्लॉक कर दे। मैं बोला भाई मैं क्यों ब्लॉक करूं, राइट। और ये तेरे की सोच नहीं है ना, सिर्फ तेरे अकेले की। मेरा तो कहना है ये जो तू इस तरह सोच रहा है, तेरे जैसे बहुत सारे समझदार लोग हैं जो यही सोचते हैं इंडियन डेमोक्रेसी के बारे में। ऐसा तो है नहीं कि मैंने तेरे को फॉलो कर रखा है कि भाई इसके जो विचार हैं या इसके जो कंटेंट हैं वो काफ़ी अच्छे होते हैं, राइट, तो मैंने फॉलो कर रखा है और अब मेरे को पसंद नहीं तो मैं अनफॉलो कर दूँ। व्हाट्सएप पे जो भी तेरे कॉन्टैक्ट लिस्ट में है वो सब तक जो भी तू पोस्ट कर रहा है इट इज़ गेटिंग पब्लिश्ड। तो भाई तू ब्लॉक कर दे मेरे को। तो फिर इस तरह से हमारा वो कन्वर्सेशन ख़त्म हुआ था। बट यही मैंने नोटिस किया है, ठीक है, कि नॉन भक्तों के लिए उनको क्या लगता है ना कि जो भी वो कह रहे हैं, बोल रहे हैं, वो 100% सही है। और अगर वो उसे सोशल मीडिया पे पोस्ट कर रहे हैं, डाल रहे हैं, तो जितने लोग तक भी वो बात पहुंच रही है सब उसको वैसा ही समझेंगे जैसा वो सोच रहे हैं। वो मानने को तैयार नहीं है कि भाई कोई बंदा उस इन्फॉर्मेशन को ऐसे भी देख सकता है कि उसे लग रहा है भाई मैं तो इसको गलत समझ रहा हूँ। तो जैसे ही आप उनको व्यू को गलत समझो या रेफरेंस रह के कहीं लिख दो कि ये इस तरह की सोच है इसकी और ये सोच गलत है, तो मिनटों में उनकी जो सारी शालीनता होती है और सारा जो कहते हैं ना वो उनका टेक है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन लेके ऑल दोस थिंग को लेके वो 1 मिनट में फुर हो जाता है। सभी नॉन भक्तों की एक कॉमन शिकायत रहती है कि ये पूरी की पूरी मीडिया बिक चुकी है। उनके हिसाब से जो वो फॉलो कर रहे हैं या जिस मीडिया को वो देख सुन रहे हैं सिर्फ वो न्यूट्रल है, अनबाइस्ड है। उसके अलावा जो भी रिपोर्टिंग हो रही है सब बिके हुए हैं। अब बिके हैं कि नहीं बिके हैं वो तो मैं नहीं कह सकता, बट मेरे हिसाब से देयर इज़ नथिंग लाइक न्यूट्रल मीडिया इन टुडेज़ वर्ल्ड। और इंडिया में भी जो मीडिया है वो वर्टिकली 2 भागों में बटा हुआ है, प्रो गवर्नमेंट और आप कह लीजिए एंटी गवर्नमेंट। जो प्रो गवर्नमेंट और प्रो बीजेपी मीडिया है उसको हम गोदी मीडिया बोलते हैं या कह लो उस हिसाब से उसका मजाक उड़ाते हैं। उसी तरह जो एंटी गवर्नमेंट या एंटी बीजेपी मीडिया है उसको आप गोटी मीडिया कह लें, पिद्दी, पत्तलकार, चाटुकार, डिज़ाइनर, लेफ्टिस्ट मीडिया और इस तरह से कई नामों से उनको बुलाया जाता है। तो जो ये आपकी प्रो गवर्नमेंट मीडिया है वो एक तरह से सरकार के स्पोक्स पर्सन की तरह काम कर रही है। वो सरकार के हर कदम को, उसके हर पॉलिसी और लॉ को एक सकारात्मक वे में लोगों के बीच रख रहे हैं। वो क्या करते हैं कि उसके जो सिर्फ अच्छे एस्पेक्ट हैं उसको आगे रखते हैं और कमियां को छुपा लेते हैं। उसी तरह क्योंकि जैसे आप कह लीजिए कि जो हिंदुइज़्म है या नेशनलिज्म है वो बीजेपी के कोर आइडियोलॉजी का पार्ट है, तो इनके जो आप प्रोग्राम देखोगे या कवरेज देखोगे आपको उसी लाइन पे मोस्टली दिखेंगे। उसी हिसाब से बीजेपी और आरएसएस की आप समझ लो कि जो थॉट प्रोसेस है उसको आगे बढ़ाते हुए इन्होंने अब इतिहास के पन्नों को भी पलटना शुरू कर दिया है और जो इतिहास में बातें लिखी हुई है उनको एक नए नज़रिए से पेश कर रहे हैं। और वहीं जो एंटी गवर्नमेंट और एंटी बीजेपी मीडिया है वो ऑपोजिशन की भूमिका में है, न्यूट्रल वो भी नहीं है। वह सरकार के हर कदम को, हर लॉ को एक क्रिटिकल वे में कहते हैं ना, एक नकारात्मक तरीके से दिखा रहे हैं जिसमें वो अच्छी बातों को छुपा लेते हैं और सिर्फ कमियों को लोगों के बीच प्रेजेंट कर रहे हैं। तो इस तरह से दोनों न्यूट्रल कोई नहीं है, दोनों एक तरह से वर्किंग ऑन अ डिवाइडेड लाइन। और अगर मैं स्ट्रेंथ की बात करूं तो अब गोदी मीडिया को देखो तो इसके जो मेन स्ट्रीम है उसमें आपको जी न्यूज़, रिपब्लिक टीवी, इंडिया टीवी, आज तक, न्यूज़ नेशन और टाइम्स नाउ आप गिन सकते हो। उसी तरह जो इसका सोशल मीडिया पेनिट्रेशन है उसमें आप देख सकते हो सत्य सनातन, एके टेके, पब्लिक 24/7, डिफेंसिव ऑफेंस, या आप कह लीजिए जयपुर डायलॉग्स, डू पॉलिटिक्स, या छोटे मोटे जो दूसरे चैनल, या मेरा ही जैसे ले लो कि भाई इसके जो 40-50 सब्सक्राइबर हैं जिसके 500-1000 सब्सक्राइबर, उस तरह के। तो एक तरह से 6 मेन स्ट्रीम मीडिया हैं जो प्रो गवर्नमेंट है और लगभग जो सोशल मीडिया के जो प्रेजेंस है जिसमें जो पेनिट्रेशन कह लो ऑन द बेसिस ऑफ सब्सक्राइबर बेस वो 60 लाख का है। अब वही आप अगर आप एंटी गवर्नमेंट या एंटी बीजेपी मीडिया को देखो तो इसमें जो मेन स्ट्रीम में आप काउंट कर सकते हो एनडीटीवी, इंडिया टुडे, फिर आप देख लो न्यूज़ 24,
एबीपी न्यूज़, बीबीसी और सीएनएन। और वहीं इसका जब सोशल मीडिया पेनिट्रेशन देखोगे तो इसमें आपको मिल जाएंगे वायर, प्रिंट, क्विंट, एल्ट न्यूज़, लल्लन टॉप, देशभक्त, ध्रुव राठी। और ये जो प्रेजेंस है सोशल मीडिया पे एंटी गवर्नमेंट या एंटी बीजेपी मीडिया का, इट एक्यूमुलेटिवली अकाउंट अप टू 180 lakhs सब्सक्राइबर बेस जो इनका है। तो इस तरह से आप देखो तो गोदी मीडिया में मेन स्ट्रीम और जो एंटी कहते हैं ना गवर्नमेंट मीडिया है उसमें मेन स्ट्रीम में वहाँ भी 6 हैं, यहाँ भी 6 हैं। बट जो सोशल मीडिया का जो पेनिट्रेशन है उसमें जो एंटी गवर्नमेंट मीडिया है वो 3 गुना बड़े लेवल पे लोगों तक पहुँच रही है। और यही नहीं, इसके अलावा आप देखोगे तो कितने जैसे पब्लिकेशन हाउस हैं, आप ले लो वाशिंगटन पोस्ट, न्यूयॉर्क टाइम, हिंदू, ये सब भी एंटी गवर्नमेंट एजेंडा ही चला रहे हैं। और ऐसे भी आपको कई ऑर्गेनाइजेशन मिल जाएंगे इन डिफरेंट पार्ट ऑफ वर्ल्ड जो इंडिया के खिलाफ अपने वेस्टेड इंटरेस्ट के कारण काम कर रहे हैं। अगर मैं आपको एक एक्सट्रीम एग्जांपल दे के बताऊँ, जो मेरे को जब देखा था मेरे को बिलीव नहीं हुआ था कि भाई जो यूनाइटेड नेशन है उसका काम है 2 कंट्रीज़ के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट है उस पर काम करना, उसको रिजॉल्व करना और वर्ल्ड में पीस बनाए रखना। आप देखो दुनिया की क्या हालत है, यूक्रेन रशिया में लड़ाई चल रही है, चाइना ताइवान अपने में आप परेशान है, वहाँ पे फ़लस्तीन और इज़राइल में होता रहता है, ठीक है। पर यूनाइटेड नेशन को आप सोचो उन सब पे क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है, आप सबको पता है। बट वो आधी रात को उठ के वो अब ट्वीट कर रही है कि जो राणा अयूब को भाई जो इंडियन गवर्नमेंट है उसको जो ट्विटर वगैरह पे ट्रोल किया जाता है उसको प्रिवेंट करने के लिए कदम उठाने चाहिए, इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। कहने का मतलब ये है जो एंटी एस्टेब्लिशमेंट, एंटी गवर्नमेंट या कह लो एंटी बीजेपी जो मीडिया है, राइट, वो कहीं ज़्यादा मजबूत है कंपेयर टू जो प्रो गवर्नमेंट है। और वो कहीं बड़े लेवल पे कहते हैं ना बड़े विगर के साथ वो काम कर रहे हैं सरकार को एक तरह से घेरने में, उसको कह लीजिए एक तरह से गलत वे में लोगों के बीच प्रेजेंट करने में। अब आप एक रिसेंटली एनडीटीवी का एक वीडियो वायरल हुआ था, वो मैं दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक, तो उनका आप कवरेज देखो। वो जाके एक लड़की से पूछ रहा है कि भाई आप किसको वोट देंगे, वो कह रही है कि हम बीजेपी को वोट देंगे, हमें खाना मिला है, राशन मिला है, साथ में किसानों को पैसे मिले हैं, बिजली आई है, सड़क आई है, तो मैं खुश हूँ, मैं बीजेपी को वोट दूंगी। तो उस लड़की से पूछ रहा है कि आप पढ़ाई करते हो? हाँ। बोलते आपको जॉब चाहिए? बोलते हाँ चाहिए मेरे को जॉब। तो बोलता है यहाँ पे है जॉब? तो बोलते नहीं यहाँ तो नहीं है जॉब। तो बोलता है कि भाई यहाँ जॉब नहीं है तो फिर तुम क्यों बोल रहे हो कि बीजेपी सब अच्छा कर रही है, जॉब तो है नहीं, तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? फिर लड़की बोलती है कि यार मैं पढ़ लूँगी तो मेरे गांव में जॉब नहीं है, मैं बनारस चली जाऊँगी, वहाँ जॉब कर लूँगी। और उसी वीडियो में बाद में जो एक बंदा है वो एक तरह से कंक्लूड करता है कि भाई मेरे को सरकार से राशन मिल रहा है, यार कह लीजिए सड़क आ गई है, बिजली पानी मिल रहा है, राशन मिल रहा है, तेल मिल रहा है, यहाँ तक कि नमक तक भी मिल रहा है, और इसके बाद भी कोई सरकार को पसंद नहीं कर रहा, तो वो उसकी बेवकूफ़ी है। तो इस वीडियो को बाद में एनडीटीवी वालों ने हटा दिया। तो कहीं ना कहीं यही एक तरह से मैं जो देखता हूँ ना कि जो नॉन भक्त लोग ये चिल्लाते रहते हैं कि मीडिया बिक चुकी है, तो उनको इसलिए लग रहा है क्योंकि उनके लाख कोशिशों के बाद जो भी ये एंटी गवर्नमेंट, एंटी एस्टेब्लिशमेंट मीडिया है, जो इनके प्रोपोगेंडा है और ये जो पूरा नेक्सस है, इन सब के बावजूद जब बीजेपी सरकार आप कह लो कि गिर नहीं रही है या अच्छा परफॉर्म कर रही है, तो इनको ऐसा महसूस होता है कि यार ये जो सरकार तो कुछ कर नहीं रही है पर लोगों तक ये बात पहुंचा नहीं रही है, क्योंकि जो ये गोदी मीडिया है वो सब दबा ले रही है। पर सच्चाई ये है कि धरातल पे जो बीजेपी सरकार है उसके काम धरातल पे जो निम्न वर्ग के लोग हैं वहाँ तक भी पहुँच रही है। और इसका
कहते हैं ना ओवरऑल पॉजिटिव इम्पैक्ट है सोसाइटी में और ओवरऑल डेवलपमेंट में। अब आपने आंखें बंद कर ली है इसका मतलब ये थोड़ी है कि रोशनी नहीं है। मेरा मानना है कि बीजेपी ने हर पिछली सरकार से बेहतर काम किया है, भले वो आधारभूत सेवाओं में हो या दूरदर्शी फैसलों में हो या राष्ट्र को मजबूत करने के लिए उठाए गए कदमों में हो। पर जो एक नॉन भक्त है उसको ये सब कुछ दिखाई नहीं देता, उसे लगता है बस जनता धर्म के नाम पे वोट किए जा रही है। एक दिन मैं अपने कजन ब्रदर को ये समझा रहा था कि भाई इंसान स्वार्थी होता है। अगर वो किसी सरकार के जो फैसलों से उसके जीवन पे गलत असर पड़ रहा है तो सिर्फ वो धर्म के नाम पे वोट नहीं करता रहेगा, एटलीस्ट हिंदू तो बिल्कुल नहीं करेगा। तो अगर बीजेपी अच्छा कर रही है, जीत रही है, तो उसके पीछे ये नहीं है कि वो कुछ कर नहीं रही। मैं अपने ही गांव की बात करूं तो भाई वहाँ 24 घंटे बिजली रहती है, सड़क पहुंच चुका है, जल जीवन योजना के अंदर घर घर में नल लग चुका है, प्रधानमंत्री आवास योजना के अंदर सबके पक्के घर बन गए। एक भी कच्चा घर नहीं है हमारे गांव में। हर बंदे का कहते हैं कि जनधन योजना के अंदर खाता खुला हुआ है, जो कृषि सम्मान निधि के अंतर्गत सबके अकाउंट में 6,000 रुपये पहुँच रहे हैं। अगर फसल खुदा न खास्ता कहते हैं ना कल को बर्बाद हो जाती है तो कहते हैं ना फसल बीमा की योजना के अंदर जो भी उनका हर्जाना होता है, जो रकम होती है वो सीधा उनके अकाउंट में पहुंच रही है। तो ऐसे बड़े सारे बदलाव हैं जो मैं देख पा रहा हूँ, और जब मैं उसको बोलता हूँ तो उसका वो कहना नहीं भैया वो बीजेपी वैसी क्रेडिट ले रही है, ये सड़क बिजली वगैरह तो 2014 से पहले ही बेलदारी चक तक पहुँच चुका था, कांग्रेस ने ये सारा स्टार्ट करके रखा था। तो बोला चलो भाई ठीक है, तेरी बात मान लेते हैं कि बेलदारी चक बेसिकली हमारे गांव से करीब 10 किलोमीटर दूर है। तो मैंने बोला चलो ठीक है, एक बार मान लेते कि कांग्रेस ने शुरू किया था, बट भाई बीजेपी से क्यों शिकायत है तेरे को? अब ऐसा तो नहीं है ना कि भाई बीजेपी के आने से क्या हुआ कि भाई तेरा काम अटक गया या वो काम डिले हो गया, पूरा नहीं हुआ। चलो उसने शुरू किया था, इसने तो आपको पूरा करके दिया वो। उसी तरह जब हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पे जब बात होती है तो उसमें भी काफ़ी सुधार है। जो प्राथमिक चिकित्सालय हैं उनके नंबर बढ़े हैं और जो एग्जिस्टिंग है उनकी सुविधाओं में सुधार हुआ है। अभी कोरोना के समय में देखो हमने खुद करीब अपने 100 करोड़ जो हमारी पॉपुलेशन है सबको हमने वैक्सीन दिया, 2 डोज तक दे चुके हैं। और इन सब में जो ये प्राथमिक चिकित्सालय हैं उनका यूज़ हुआ है, वहीं पे जाके आपके वैक्सीन या टेस्ट वगैरह हो रहे थे। लोगों के आयुष्मान कार्ड बने हुए हैं, ठीक है, उसमें वो बेनिफिट उठा रहे हैं। मैं सही बता रहा हूँ, जब मेरे जीजा जी का किडनी फेल हुआ था उनको मैं डायलिसिस पे 1 साल तक रखा था हमने, तो जब भी मैं उनको डायलिसिस लेने के लिए ले जाता था तो हर डायलिसिस पे उनके लिए मैं 3500 पे करता था। और वही दूसरा जो एक गरीब बंदा जिसका आयुष्मान कार्ड बना हुआ था तो वो फ्री में हो रहा था उसका। जगह जगह पे जन औषधियाँ केंद्र खुले हुए हैं आज, जहाँ पे मार्केट रेट से आपको 75% कम दाम में दवाइयाँ दे रही है सरकार आपको। मैंने ये भी बोला कि भाई देख 2014 से पहले सिर्फ 2 एम्स हुआ करते थे, अब वो बढ़ के करीब आई थिंक 18 और 20 के करीब है। मैंने यहाँ तक बोला कि तूने खुद पटना एम्स में जाके अपने बच्चे का इलाज करवाया है और आज वो बिल्कुल ठीक है। तो इस पे भी उसका कहना था कि यार भैया ऐसा कुछ नहीं है, ये एम्स 2012 में बन चुका था पटना वाला। मैं बोला भाई ये जो 18 एम्स थे इसको 2003 में बीजेपी ने अनाउंस किया था, उसके बाद 2004 में उनकी सरकार चली गई, बट फिर 9 साल लगा दिए कांग्रेस ने इसको अगले स्टेज पे बढ़ाने के लिए। एस्टेब्लिश मतलब क्या हुआ कि आपने उसके लिए एक ज़मीन अलॉट कर दी या जो भी बिल पे आपने आगे काम किया उसको अप्रूव किया, उसे बोलते हैं कि एस्टेब्लिश किया। उसके बाद जब बीजेपी सरकार है तो उन्होंने अगले 3-4 सालों में ये सारे जो एम्स थे सबको फंक्शनल किया, वहाँ पे डॉक्टर रिक्रूट किए, वहाँ पे मशीनें लगाई, मशीनरी लगाई और सारा जो सिस्टम को रेडी किया, तभी तू जाके वहाँ इलाज करवा पाया। पर सड़क और बिजली के लिए तुझे कांग्रेस को क्रेडिट देना है कि उसने शुरू किया था, और एम्स के केस में जिसने शुरू किया था, जिसने ख़त्म किया, उसको क्रेडिट नहीं देना। बीच में से उठा के 2012 में कांग्रेस ने उस पर बिल पे काम किया तो उसको क्रेडिट देना है, एंड दैट इज़ कॉल्ड कन्फर्मिंग बायस। आप अपने काम की इन्फॉर्मेशन को पिक कर रहे हो और उसके हिसाब से अपना ओपिनियन दे रहे हो। फिर ये क्या होता है कि
हर चीज़ को ना वो क्या बोलते हैं, अब गरीबी, महंगाई और बेरोज़गारी में नाप दे रहे हैं, या अमीरी गरीबी के बीच का जो फासला है। तो भाई ये सब चीज़ें एक तरह से लॉन्ग लास्टिंग कहते हैं ना, लॉन्ग लास्टिंग प्रॉब्लम है। 70 के दशक में इंदिरा गांधी ने कह दिया था गरीबी हटाओ, तो भाई 2014 तक तो हट जानी चाहिए थी, या जो कह लो कि अमीर गरीब का फासला ख़त्म हो जाना चाहिए था। एक कहावत भी है कि यार ये सृष्टि का बैलेंस है, जो इंसान 40 केजी का जो बोरा होता है उसको उठा सकता है, उसको खरीद नहीं सकता, और जो खरीद सकता है वो उसे उठा नहीं सकता। तो कहने का मतलब ये जो सारी चीज़ें हैं, सरकार का काम होता है इनको, इनके फासलों को काम करना, दिन पर दिन को बेहतर करना, ठीक है ना। भले वो गरीबी हो, महंगाई हो, अमीरी गरीबी का जो बीच का फासला, उनको कम करना। आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो कि भाई ये टोटली कहते हैं ना एकदम ख़त्म हो जाएगा और एक परफेक्ट सोसाइटी बन जाएगी। रोजगार के नाम पे ही सरकार बहुत कुछ कर रही है, आपको सिर्फ माइंडसेट बदलने की ज़रूरत है। जब तक आप सरकारी नौकरी को उस तरह नापोगे ना कि वही जॉब है, तब तक ही आप बेरोज़गार खुद को महसूस करते रहोगे। अदरवाइज सरकार ने आप डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, मुद्रा लोन और कौशल विकास केंद्र वगैरह सारे स्कीमें चला रखी है। मेरे खुद साले लोग जो हैं वो कौशल विकास केंद्र उन्होंने खोल रखा, उसके लिए 25 लाख सरकार से उन्होंने उठाया भी है। अब कितना ईमानदारी से वो काम कर रहे हैं, कितने लोग को वो ट्रेन कर रहे हैं, वो उसमें मैं नहीं कहना चाहता, बट सरकार अपने हिसाब से वो हर काम कर रही है जो एक कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट देगी, जहाँ पे अगर कोई इंसान चाहे कि वो कुछ करना चाहता है, कुछ अर्न करना चाहता है और कुछ उसमें काबिलियत है, तो वो कर सकता है। अपने पिछले 2-4 सालों में कितने यूनिकॉर्न खड़े हो गए यार, जिनका वैल्यूएशन आज 100 करोड़ से ज़्यादा है, कितने जॉब उसके कारण क्रिएट हुए हैं। बट क्या है कि वो उनको कुछ भी देखना ही नहीं चाहते, दे डू नॉट वांट टू एक्सेप्ट एनीथिंग। राम मंदिर पे बोलते हैं कि भाई वो तो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया, ऐसी ही बीजेपी क्रेडिट ले रही है। सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक पे बोलते हैं आर्मी ने किया, वैसे क्रेडिट ले रही है। 370 पे एक बंदा मेरे को बोल रहा था भाई ये तो अननेसेसरी बीजेपी ओवर हाइप कर रही है इस चीज़ को। उनकी मेजॉरिटी थी तो उन्होंने बिल को अमेंड कर दिया और वो हो गया। और कौन सा 370 हटने से बेरोजगारी ख़त्म हो गई, भूखे को खाना मिल गया, या हमने जाके वहाँ पे अपना घर बना लिया। तो यही एटीट्यूड मैं देखता हूँ हर नॉन भक्त का। जो चीज़ वो खुद भी अवेल कर रहा है ना, जिसका बेनिफिट उसको खुद भी मिल रहा है, अपने परिवार आस पड़ोस में देख रहा है, उसको भी वो एक्सेप्ट करने को रेडी नहीं है। उसको लगता ही नहीं है, उसको लगता है भाई ये सब जो स्कीमें इतनी सारी चल रही है और उसका कोई बेनिफिट ही नहीं है, उसकी ज़रूरत ही नहीं है, उसका कोई यूज़ ही नहीं है। ये वैसा ही है कि भाई आपको दिन को सोने की आदत है तो आप बोलने लग जाओगे भाई ये सूरज तो फालतू में चमक रहा बाहर। और अब जब होता क्या है कि इन लोग को लगता है कि भाई उनके हिसाब तो कुछ हो ही नहीं रहा है ना, कुछ कर ही नहीं रही है बीजेपी को, कुछ क्रेडिट देने लायक है ही नहीं, तो वो जीत कैसे रही है। ठीक है, वो चाहते हैं कि दूसरी कोई सरकार आ जाए, बट वो हो नहीं रहा है। तो इस चक्कर में अब क्या होता है ना कि ओवर द टाइम आई हैव रियलाइज कि वो कब भूल गए हैं कि बीजेपी के विरोध करने के चक्कर में, ठीक है, वो खुद के ही धर्म का या कह लो अपने ही देश का, उसके इंस्टीट्यूशन का, अपने आर्मी का, ठीक है, वो उसके खिलाफ भी बोलने लग गए हैं, उसका विरोध करने लग गए। अब नॉन भक्तों के हिसाब से तो भाई बीजेपी कुछ कर नहीं रही समाज के लिए, कुछ कर भी रही है तो नुकसान ही कर रही है। तो उनके हिसाब से लगता है कि भाई अब ये आगे जीतेगी नहीं, पर फिर वो जीत जाती है। तो फिर उनको अब हजम नहीं होता कि भाई कैसे जीत गए, हमारे हिसाब से तो कुछ हो ही नहीं रहा धरातल पे। तो फिर वो शुरू हो जाते हैं कि भाई इलेक्शन कमीशन बिक गया है, या जो वहाँ लोग काउंटिंग कर रहे थे वो मिले हुए थे, या ईवीएम हैक हो गया है। अभी मेरा एक दोस्त मेरे को चैट में पिंग कर रहा था कि भाई बीजेपी ईवीएम के कारण जीत रही है और 2014 में उसी ने इसको इंट्रोड्यूस किया। तो मैंने उसको बताया ऐसा नहीं है भाई, ये ईवीएम है, इसकी पुरानी हिस्ट्री है। ये तो इसका जो शुरुआत है या कह लो पहला बिल जो पार्लियामेंट टेबल हो गया था वो 1977 में हो गया था, और 2000 के बाद जितने भी इलेक्शन है सब ईवीएम के साथ ही हुए हैं। और कांग्रेस खुद इसको 2 बार 2004 या 2000 फिर आप कह लो 9 में जीती है इससे। तो फिर वो उसने होके बोला, आगे उसने कुछ नहीं बोला। ये तो फिर भी मान गया। एक मेरा दोस्त था, उसको जब मैंने बोला भाई ऐसा नहीं है, अगर बीजेपी हैक कर रही होती तो भाई वो
हर इलेक्शन जीतती, कितनी इलेक्शन तो हारी है वो, बंगाल में हारी है, दिल्ली में हारी है, अपने राजस्थान में हारी है, और उसको मैं कई गिनवाया है। तो उसका कहना था अरे अरुण तू यार तू नहीं समझेगा उनकी पॉलिटिक्स, वो तो इसलिए हार रहे हैं कि किसी को शक ना हो, अगर सारे जीत जाएंगे तो शक हो जाएगा। अब मतलब अब मैं क्या बोलोगे इस पर? ये अपोजिशन, एंटी गवर्नमेंट मीडिया, वेस्टेड इंटरेस्ट इन वेस्टर्न कंट्री और नॉन भक्तों को आप देखोगे तो 24 घंटे इनका रोना लगा रहता है कि भाई देश कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से नहीं चल रहा। अब आप अपने कॉन्स्टिट्यूशन को और इसके डेमोक्रेटिक सेटअप को समझो तो इसके ये इंपॉर्टेंट अंग है। तो भाई पहले भी देश इसी सेटअप से चल रहा था, आज भी देश इसी सेटअप से चल रहा है। बीजेपी अकेले 303 सीट लेके और अपने पार्टनर के साथ मिला दे तो 350 सीट लेके 65% अप्रूवल के साथ काम कर रही। अब आपकी मन मर्जी नहीं हो रही, आपके मन मुताबिक चीज़ें नहीं चल रही, इसका मतलब ये थोड़ी है कि देश कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से नहीं चल रहा है। और आने वाला भारत का इतिहास ना हमेशा प्री एंड पोस्ट 2014 के टर्म में नापा जाएगा। तो हम भी चीज़ों को उसी कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं। तो 2014 के पहले कॉन्स्टिट्यूशन के 98 अमेंडमेंट हो चुके थे और उसके बाद अभी तक 7 हुए। और जो 42nd अमेंडमेंट था 1976 में इंदिरा गांधी ने किया था, वो तो इमरजेंसी लगा के किया था। उसमें उसने तो कह लो कॉन्स्टिट्यूशन को ऊपर से नीचे तक बदल के रख दिया था, फंडामेंटल राइट तक को नहीं छोड़ा था। प्रीएम्बल में उसने ये जो कहते हैं ना सोशल और सेकुलर वर्ड घुसा दिया था। ये जो आज आप सेकुलरिज्म का बोझ लिए घूम रहे हो वो इसी अमेंडमेंट का नतीजा था। एरोगेंस ऑफ पावर क्या कहते हैं, किसे कहते हैं, वो आप राजीव गांधी से समझिए। जब 1984 में उनकी 404 सीटें थी, इतनी बड़ी विक्ट्री आज तक किसी को नहीं मिली है। तब उन्होंने क्या किया था, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लॉ ला के पलट दिया था। साहबानो जो लेडीज़ थी वो जाके सुप्रीम कोर्ट में जीत गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुनाया था कि अगर तलाक दिया जाएगा तो जो हस्बैंड है उसको एलिमनी या जो भी मेंटेनेंस वगैरह देना पड़ेगा। बाद में जो आप मुस्लिम वर्ग था या जो भी मौलाना वगैरह होंगे या पर्सनल लॉ बोर्ड जो मुस्लिम के हैं, उन्होंने जब इसके अगेंस्ट आवाज़ उठाई तो उनको संतुष्ट करने के लिए राजीव गांधी ने कॉन्स्टिट्यूशन में लॉ ला के सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट दिया। आवाज़ कुचलना किसे कहते हैं, वो कांग्रेस से सीखिए। 1998 में एमपी में कांग्रेस की सरकार थी, जो दिग्विजय है वो सीएम था। तो वहाँ पे जो किसान थे जिनकी फसल ख़राब हो गई थी, उसके लिए हर्जाने के लिए वो प्रोटेस्ट कर रहे थे। तो पुलिस ने अंधाधुंध गोली चलाई, 24-25 लोग मारे गए, 15 मिनट में प्रोटेस्ट ख़त्म। अब आप देखो बीजेपी ने कितनी गोलियां लाठियां चला ली ये सीए प्रोटेस्ट में या फार्मर प्रोटेस्ट में। और इस पर भी आप देखोगे जो ये पिद्दी मीडिया है, अपोजिशन है या खुद नॉन भक्त हैं, वो हमेशा ये पता नहीं कहाँ से फिगर लेके घूमते रहते हैं कि 750 किसान मारे गए। मेरे को ये समझ नहीं आता कि भाई बैठे बैठे ना लाठी चली ना गोली चली, 750 किसान कैसे मर गए। ये अपने आप इतना बड़ा फिगर है कि आप इसको रोज़ लो तो इट इज़ अ काइंड ऑफ 2 कैजुअलिटी एवरी डे, 2 लोग रोज़ मर रहे हैं। भाई इतना तो अपनी आर्मी जो दुश्मनों से लड़ते रहती है, या तो कह लो सियाचिन ग्लेशियर और लद्दाख वगैरह में पोस्टेड है, वो भी इतना रिपोर्ट नहीं करती है, इतनी कैजुअलिटी। तो जो ये समाज के बीच में एक बड़े वर्ग के बीच में या कह लीजिए जो आजकल ये असंतोष फैल रहा है या लोगों को फ्रस्ट्रेशन है गवर्नमेंट से कि चीज़ें सही तरीके से नहीं चल रही, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से नहीं चल रही, ये हो रहा वो हो रहा, ये सारा ये पिद्दी मीडिया और ओपोजिशन का ही किया कराया। ओपोजिशन जानती है कि 350 सीटों के साथ बीजेपी चाहे तो कोई भी बिल पास कर सकती है। तो भाई ये हक तो उनको कॉन्स्टिट्यूशन ही दे रखा है ना। तुमने भी पहले जब तुम्हारे मेजॉरिटी हुआ करते कई बिलें तुमने पास की थी। कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि आपको ये बिल है तो इसके लिए आपको ये क्राइटेरिया चाहिए, 50% वोटिंग के साथ पास हो सकता है या 75% वोटिंग के साथ पास हो सकता है। तो बीजेपी के पास आज वो नंबर है तो वो बिल को पास कर सकती है। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि भाई आप क्या करो, आप अपना जितनी भी आपकी स्ट्रेंथ है आप वो उस स्ट्रेंथ के साथ वोट करो, आप उस इशू को डिस्कस करो, उनकी जो कमियां हैं उसको आगे लाओ, लोग जागरूक होंगे देखेंगे तो।
बट नहीं भाई, ऐसा करना तो वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलना हो जाएगा ना। तो फैसला सड़कों पे जाके करना है, लोगों के बीच बैठ के, और वहाँ लोगों को भड़काना है और बताना है। मेरा ही दोस्त जब फार्मर प्रोटेस्ट में जा रहा था तो मैंने उससे पूछा कि भाई क्या मैटर क्या है, जब स्टार्टिंग हुई थी पहले दिन मेरे को जब पता चला था, तो उसका कहना था कि भाई अरुण भाई देख, ऐसा है कि बीजेपी यार हद कर रही है, उसने बिल को ऐसे ही पास कर दिया, वोटिंग भी नहीं करवाई। और उसने ना मेरे को एक मिनट का वीडियो भेजा। उस वीडियो का ना आगे है ना पीछे कुछ है, बस 1 मिनट का वीडियो है। अब मैंने बोला यार, इस वीडियो में तो दिख रहा है कि कांग्रेस पूरा हंगामा की हुई है, चिल्लम चिल्ला मचा रखा है और वॉकआउट कर रही है। तो जो वॉइस वोटिंग होता है उसमें जो स्पीकर है उसका हक होता है कि वो एक्सेप्ट कर ले जो वहाँ पे लोग हैं, या उसको जो लगता है जो मेजॉरिटी जिस तरफ है। तो फिर कहने का मतलब मैंने उसको यही कहा कि भाई अगर ऐसा ड्यू प्रोसेस फॉलो नहीं किया गया है तो उसके लिए सड़कों पे क्यों जा रहे हो? बोलो अपना अपोजिशन पार्टी को सुप्रीम कोर्ट में जाके केस डालेगी। अगर ड्यू प्रोसेस फॉलो नहीं होगा तो सुप्रीम कोर्ट उसे क्वाश कर देगी उस लॉ को। पहले भी कई केसेस ऐसे हैं जहाँ पे अगर ड्यू प्रोसेस फॉलो नहीं हुआ है तो वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने उसको इनवैलिड कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट का काम ही है ये। बट नहीं, वही सड़कों पे जाके फिर उसके बाद का वही जो सारा प्रोपेगेंडा चला कि भाई एमएसपी ख़त्म हो जाएगा, किसान की ज़मीन जब्त हो जाएगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। ठीक है, कानून अभी धरातल पे आया नहीं है, उसका क्या इम्पैक्ट है कुछ हुआ नहीं है। और भाई आपका कॉन्स्टिट्यूशन इसलिए तो कहता है कि आप अपने आप को, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो मोस्ट अमेंडेड कॉन्स्टिट्यूशन है, क्योंकि यहाँ वो फ्लेक्सिबिलिटी दे रही है कि आपने कुछ लॉ लाया, आगे चल के लगा कि ये सही नहीं है, इसको मॉडिफाई करना, तो आप अगली सरकार आएगी उसको चेंज कर देगी। बट मैं सही बताऊँ, ये जो पिछले 2-3 सालों में ये सीए प्रोटेस्ट और ये अभी फार्मर प्रोटेस्ट को लेके जो अपोजिशन ने या जो एंटी नेशनल एलिमेंट हैं उन्होंने एक पैटर्न ढूंढ लिया। अभी ये हिजाब के केस में देख लो, यूनिफॉर्म को छोड़ के हिजाब के सपोर्ट में ये ओपोजिशन और पूरी पिद्दी मीडिया खड़ी है। कल को आपको यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना हो, पॉपुलेशन कंट्रोल बिल लाना है और कुछ भी लाना हो तो भाई कैसे ले आओगे? और जैसे जैसे ये जो ओपोजिशन है वो कमज़ोर हो रही है ना, वैसे वैसे ये जो हर कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं ना चीज़ें हैं, मान्यताएं हैं, उसकी वो धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। यहाँ सेंटर वार मेमोरियल बना रही है और वो ये अमर जवान ज्योति को वहाँ शिफ्ट कर रही है। तो भाई छत्तीसगढ़ में कांग्रेस बोल रहा है कि हम अब अपना अमर जवान ज्योति बनाएंगे, स्थापित करेंगे, अब वो आर्मी को अलग से रिप्रेजेंट करेगी। यहाँ सेंटर एलन मस्क को बोल रही है कि भाई तुम्हारी इम्पोर्ट ड्यूटी हम कम नहीं करेंगे, तुम इंडिया में आके मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करोगे, उसके बाद हम आपको कुछ रिलैक्स करेंगे। तो ये ममता बनर्जी बंगाल से उठ के या पंजाब से सिद्धू उठ के या महाराष्ट्र को उठ के उसको जाके बोल रही नहीं भाई हमारे पास आ जाओ, यहाँ पे आके आप अपनी यूनिट खोल लो। जबकि वो जानते हैं कि भाई ये टोटली फॉरेन रिलेशन या जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है वो सेंटर का एम्बिट में आता है, सेंटर के पावर क्षेत्र में। प्राइम मिनिस्टर को आप अपने स्टेट में घुसने नहीं दे रहे हो, रास्ते में रोक के उसको वहीं से लौटा दे रहे हो। केजरीवाल जब से पावर में आया है वो सेंटर से लड़ता ही रहता है, हमेशा एलजी है ना जो लेफ्टिनेंट गवर्नर, उसका झगड़ा ही चलता रहता है। वो तो डायलॉग ही मारता रहता है कि भाई जब मेरे को कुछ करने नहीं दे रहे हो, मेरे को ये पावर नहीं दे रहे हो, तो इलेक्शन क्यों करवाया था? तो अरे भाई 1991 के पहले तो दिल्ली था ही नहीं कोई स्टेट, उसको एक स्पेशल अमेंडमेंट के थ्रू 239A जिसको बोलते हैं, उसको एक स्पेशल राज्य के रूप में स्थापित किया गया कि भाई अब पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो गई है तो दे नीड टू रिप्रेजेंट दोज पीपल। या तो वहाँ पे तो जो मेन चीज़ें हैं आपकी पुलिस, लॉ एंड ऑर्डर एंड लैंड, वो तो गवर्नर के पास ही है ना। तो भाई जो आप पे रेस्ट्रिक्शन है, लिमिटेशन है, वो कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू ही आप तक आ रहे हैं। आप 70 में 67 सीट लेके जीत गए हो तो इसका ये मतलब नहीं है
कि भाई आपके लिए अब कोई रूल रेगुलेशन नहीं रहेगा, वो गवर्नर से आप परमिशन नहीं लोगे, या जो उसके स्कोप में चीज़ है उस पर भी जाके आप लॉ वगैरह बनाने लग जाओगे। पर केजरीवाल देखो हमेशा उसका वो रोना लगा रहता है। और मैं सही बताऊं, ये ये जितने भी ऑपोजिशन है ना, इनका अगर बस चले, जहाँ पे भी अभी इनकी स्टेट में गवर्नमेंट है, ये उसको अलग कंट्री बना दें, इनका बस चले तो। और फिर भी वो रोते रहते हैं कि जो सेंटर है वो हमारे पावर को कर्ब कर रही है, हमारे अधिकार क्षेत्र में आके घुस रही है। तो यहाँ लोगों को एक बात समझनी चाहिए कि भाई जो हमारा सिस्टम है वो ट्रू फेडरल सिस्टम नहीं है। आपको ऐसा समझाऊं तो जो यूएसए का एग्जांपल हो, तो वहाँ हर स्टेट ने क्या किया कि ये डिसाइड किया कि ठीक है भाई, हमारे जो ये फॉरेन रिलेशन है, या हमारी सिक्योरिटी है, या हमारे बीच जो ट्रेड हैं, या इन्वायरमेंट है, या स्पेस रिसर्च वगैरह है, ये सब जो कुछ कॉमन इंटरेस्ट की चीज़ें हैं वो सेंटर में एक सरकार रहेगी, वो मैनेज करेगी। उसके अलावा जो जितने भी बाकी चीज़ें हैं वो हम खुद मैनेज करेंगे। तो वहाँ पे उन्होंने कह लो सारी स्टेट ने अपनी कुछ शक्तियाँ छोड़ दी और सेंटर को दे दी। बट यहाँ पे उल्टा है, हमारे सिस्टम में क्या है, पावर ड्रिप डाउन हुआ है। सेंटर ने कहा कि भाई चलो ठीक है, आप इन चीज़ों पे मैनेज कर लो, ठीक है, और उसके अलावा जो भी बचता है उस पर हमारा कंट्रोल रहेगा। और कल को अगर कॉन्फ्लिक्ट आएगा तो जो हमारा लॉ रहेगा उसका डोमिनेंस रहेगा ओवर व्हाट यू आर मेकिंग। कॉन्स्टिट्यूशन तो उसको यहाँ तक शक्ति देता है हमारे सेंटर को कि वो चाहे तो किसी भी स्टेट को ओवरटेक कर सकता है, अगर उसे लगता है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन के धारणाओं के हिसाब से नहीं चल रहा है या नेशनल इंटरेस्ट में काम नहीं कर रही। तो आप देखो जो आज से कितने बार बीजेपी ने किसी स्टेट को ओवरटेक कर लिया है, ये हैं सारे लिस्ट। आप देखिए कितने बार बीजेपी ने 356 लगाया किसी स्टेट में, 3 बार लगाया, उसमें भी एक बार तो आप समझ लो वही 370 हटा था, जिसमें उनको जाके मैनेज करना था चीज़ों को। और 2 बार मेरे ख्याल से, एक बार अरुणाचल में और एक बार कश्मीर में, जब वहाँ की जो भी थे पार्टी थे वो सरकार बनाने की पोजीशन में नहीं थे, तब लगाया था। तो इन शॉर्ट ये कहना चाहता हूँ कि भाई देश कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चल रहा है, और पहले से कहीं ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चल रहा है। और जो सरकार है कहीं बेटर कह रहे हैं ना ढंग से, जो इसके अपने डेमोक्रेटिक सिस्टम है, यहाँ के जो लोग हैं उनकी भावनाओं का कद्र कर रही है। जो इसको नुकसान पहुंचा रहे हैं वो अपोजिशन है, ये पिद्दी मीडिया है, और जो वेस्टर्न इंटरेस्ट है वेस्टर्न कंट्री में, वो इस प्रोपेगेंडा के तहत ये फैला रहे हैं कि जो इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से नहीं चल रहा है। एक राष्ट्र सिर्फ उसकी भौतिक सीमाओं से नहीं बनती, वो बनती है वहाँ के रहने वाले लोगों का अपने देश की तरफ भावनात्मक जुड़ाव से। आप इसको किसी और रिश्ते की तरह ही समझ सकते हैं। जितना आप इसके चिन्हों से, इसके प्रतीकों से, इसके कल्चर से, इसकी व्यवस्था से, इसकी आर्मी से, यहाँ के लोगों से जुड़ा महसूस करेंगे, उतना आप उसको प्यार करेंगे, उसकी इज्जत करेंगे। इसे ही राष्ट्रीयता या नेशनलिज्म कहते हैं। और बीजेपी ने इस पर बहुत काम किया, पर नॉन भक्तों ने बीजेपी के विरोध के चक्कर में हर उस चीज़ का विरोध किया है जो एक राष्ट्र के तौर पे सही था और ज़रूरी था। और यही मेरे नॉन भक्तों के साथ जुड़े सबसे कड़े अनुभवों में से है। 2016 में गवर्नमेंट ने एक ये ऑर्डर पास किया था कि थिएटर में मूवी से पहले राष्ट्रीय गान स्टार्ट किया जाएगा। तो मेरे को तो लगा था कि ये काफ़ी एक अच्छा कदम है, क्योंकि यदि आप सोचो तो स्कूल और कॉलेज के बाहर आप कहाँ एक बड़ी गैदरिंग में इकट्ठा होते हैं, कहीं नहीं। थिएटर ही एक ऐसी जगह है जहाँ पे हर वर्ग के लोग, हर कास्ट क्रीड के लोग आ रहे हैं एक साथ, एक बड़ी गैदरिंग में वहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। तो यदि आप मिल के राष्ट्रीय गान गाते हैं तो आप में कहीं ना कहीं एक एकता का भाव आता है, और लंबे समय में कहीं ना कहीं ऐसी छोटी छोटी चीज़ें आपके सबकॉन्शियस माइंड पे एक सकारात्मक इफेक्ट डालती है।
पर फिर यहाँ भी लोग विरोध में लग गए कि भाई बीजेपी अपनी जो राष्ट्रीयता की एजेंडा है वो घुसा रही है। अब मेरे को एक बात ये समझ नहीं आती है कि राष्ट्रीयता भी कोई एजेंडा है यार। ये तो हर एडमिनिस्ट्रेशन या कह लो हर सरकार के कोर प्रिंसिपल में होना चाहिए। बट नॉन भक्त लोग इसके भी विरोध में लग गए। एक मेरा दोस्त जो मेरा काफ़ी क्लोज फ्रेंड था, मेरे से उलझा हुआ है व्हाट्सएप पे। उसका कहना है कि भाई जिसको जो करना है कर ले, मैं तो थिएटर में जाऊंगा तो मैं नहीं खड़ा हूँगा राष्ट्रीय गान के लिए। मैं जानता हूँ मैं कितना बड़ा देशभक्त हूँ और मेरे को वो चीज़ें साबित नहीं करनी है। अगर चाहिए तो जिसको भेजना है तो मेरे को पाकिस्तान भेजना भेज दो। तो मैंने कहा था कि यार अगर मेरा बस चलता तो मैं सही में तेरे को पाकिस्तान भेज देता। तो उसने मजाक भी किया था कि फिर मेरे को पाकिस्तान मत भेज, मेरे को यूएसए भेज दे। मैंने कहा था यूएसए में नहीं लेते ऐसे लोगों को। और सही में उसकी बातों से मैं काफ़ी हैरान हुआ था। एक कहते हैं ना, मेरे को दुख सा हुआ था, अफसोस सा हुआ था कि ये कोई बंदा ऐसी बातें कर रहा है। और मैंने लिखा था साहब उसको, यार आई गेट हर्ट बाई द वे यू आर सेइंग। और मैं इसका स्क्रीनशॉट ले रहा हूँ, कभी मैं इसका वीडियो बनाऊँगा। फिर बाद में ऐसे ही कई सारे लोगों ने जब इसका विरोध करना शुरू किया, कुछ कंट्रोवर्सी क्रिएट हुआ जहाँ थिएटर में कुछ लोगों में आपस में झगड़े हो गए। तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने आके इंटरफेयर किया और कहा कि ठीक है भाई, अभी इट इज़ नॉट मैंडेटरी। जिस थिएटर को लग रहा है कि दे कैन मैनेज इट, वो प्ले कर सकते हैं राष्ट्रीय गान, और बाकी अगर नहीं चाहें तो नहीं कर सकते। 22 जुलाई 2019 को भारत ने चंद्रयान 2 लॉन्च किया था। इसका पर्पस था मून पे जाके वहाँ पे पानी की खोज करना या उसके जो सरफेस कंपोजिशन है उसके बारे में स्टडी करना। बट ये हमारे लिए इसलिए काफ़ी इम्पोर्टेंट मिशन था क्योंकि इसमें सारी जो चीज़ें थी वो इंडिजीनियस थी, यानी कि हमारे इसरो ने खुद बनाया था। इसमें किसी बाहरी देश का हेल्प नहीं लिया था। और इसमें यदि हम सक्सीड कर जाते तो एक तरह से ये कहते हैं ना, पूरे विश्व के पटल पे जो हमारी कैपेबिलिटी है स्पेस में, उसको एक तरह से वो सर्टिफाई कर देती। तो इस कारण से पूरा का पूरा देश था एक तरह से भावनात्मक रूप से इससे जुड़ा हुआ था, इसको फॉलो कर रहा था, देख रहा था। कई लोग पूजा पाठ भी कर रहे थे। और फिर हम अनलकी थे कि एक ये फाइनल फेज में जाके ये फेल हो गया था और पूरे देश का कह लीजिए कि एक तरह से मनोबल गिरा था, पूरा देश दुखी था। इसरो वाले रो रहे थे, मोदी जी उनको संतावना वगैरह दे रहे थे। बट यहाँ पे एक जो मेरा नॉन भक्त दोस्त था वो फेसबुक पे ये कमेंट कर रहा है कि वाह मज़ा आ गया और फोड़ लो नारियल और ले लो क्रेडिट। एंड जब मैंने उसका वो पोस्ट देखा तो आई कांट बिलीव कि यार कोई बंदा एक जो इंडियन है वो ऐसा पोस्ट भी कर सकता है। और बिलीव कीजिए लाइफ में ये फर्स्ट टाइम था जब मैंने किसी को अनफ्रेंड किया। और बाद में उसका कॉल आया तो मैं उस समय पिक नहीं कर पाया था। फिर बाद में उसका मैसेज भी आया, पूछ रहा था क्या हुआ। तो मैंने उसको वही बोला कि भाई जब भी मैं एफबी पे लॉगिन करता हूँ और तेरे पोस्ट देखता हूँ तो इट क्रिएट वेरी नेगेटिव वाइब्स। तो इसलिए यार जस्ट मैंने तेरे को अनफ्रेंड कर दिया। तो उसका वही कहना था कि मेरा लिखना पैशन है। तो मैं बोला भाई लिखना है तो कुछ सेंस भी होना चाहिए ना। और चैट वही थोड़ा बहुत चला। बाद में वी जस्ट उसका कहना था कि भाई आई एम फुल टाइम अगेंस्ट मोदी। तो लोगों का ये भी एक तरह से एटीट्यूड है जो मैं आई कांट इवन इमेजिन कि कोई इस तरह से भी चीज़ों को सोच सकता है। 2020 में जब गलवान क्राइसिस हुआ था जिसमें बिहार रेजिमेंट के 20 जवान मारे गए थे, और बाद में फिर रक्षा मंत्री ने, प्रधानमंत्री ने, इनफैक्ट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने भी आकर कहा कि कॉन्फ्लिक्ट ज़रूर है बट एज सच कुछ इंट्रूजन नहीं हुआ है जैसा चाइनीज़ मीडिया दिखा रही है, चीज़ें हमारे कंट्रोल में है। पर यहाँ पे भी जो एंटी गवर्नमेंट मीडिया है या कल्पित मीडिया, जो अपोजिशन है, ये जो सारे नॉन भक्त हैं, वो सारे के सारे मिलके चाइना के साथ खड़े हैं कि नहीं भाई हाँ हुआ है गलवान पे चाइना ने कब्जा कर लिया। और मेरा ही एक दोस्त मेरे को यही कन्विंस करने के लिए मेरे को एक स्क्रीनशॉट भेज रहा है और साथ में मेरे को ये भी पूछ रहा है कि भाई तेरे दिमाग में कभी ये बात नहीं
खटकती कि बिहार रेजिमेंट को गलवान में क्यों डिप्लॉय किया। मतलब वो इस एंगल से सोच रहा है कि ये बिहार रेजिमेंट को वहाँ डिप्लॉय करके उनको मरवा के फिर ये बिहार इलेक्शन में सिंपैथी लेके बीजेपी को जीतने का प्लान कर रही है। मतलब इस हद तक बंदा सोच रहा है। तो मैंने उसको बोला भी कि भाई ये स्क्रीनशॉट वगैरह पे ना बिलीव किया कर। तो फिर उसने मेरे को ट्विटर का वो लिंक भेज दिया और लिखा कि भाई ये सब चीज़ों को जानने के लिए, थोड़ा सच को निकालने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, चीज़ों को ढूंढना पड़ता है। तो मैंने देखा कि भाई ये जो तू लिंक भेज रहा है, मैंने उसको बोला कि यार ये बंदा तो रिटायर्ड है, जो जिसके बेसिस पे जो कह रहा है कि चाइना ने कब्जा कर रखा है और तू मेरे को कन्विंस करने की कोशिश कर रहा है। तो ये बंदा तो साउथर्न कमांड में था, आई मीन जब ये रिटायर हुआ था, और इसको नॉर्थर्न कमांड की सारी इन्फॉर्मेशन पता है। दूसरा, डिफेंस होता है एक कमांड लाइन के बेसिस पे चलता है। ऐसा नहीं कि कोई आके बीच में कुछ भी अपने कहते हैं ना स्टेटमेंट पास कर दे रहा है। तो अगर तुझे इस तरह से किसी के बात पे बिलीव करना है, जो बंदा रिटायर हो चुका है, जिसके पास इंफॉर्मेशन का कहते हैं ना एसेस नहीं है, तो उस हिसाब से तो फिर मेरे डैड हैं जो एयरफोर्स से रिटायर हो रखे हैं, राइट। जब वो कारगिल वार हो रहा तो नलिया में ही पोस्टेड थे, ये जो स्टेशन वारंट ऑफिसर। और जो उसको आई मीन उनकी जॉब बेसिकली ये थी कि किसकी कहाँ जो आई मीन ड्यूटी लगी हुई है, और जो आपके आर्मी मिशन कहाँ आ रहे हैं, और वो इन्वेंट्री को मैनेज करना। तो मैं उनसे अगर अभी तेरे को बात करवा दूँ, वो कह दें कि नहीं चाइना झूठ बोल रहा है, तो क्या उनकी बात मान लेगा ना तू? जब तू एक अननोन बंदा, रिटायर्ड बंदा जो है वो कुछ कमेंट कर रहा है ट्विटर पे, उसके बेसिस पे तू ये मान के चल रहा है कि जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर या जो आर्मी कह रही वो झूठ है, तो मेरे डैड की बात मान ले फिर। तो उसके बाद से मेरे को लगा यार ये सब ऐसे क्यों होते जा रहे हैं कि जो अपनी सरकार कह रही है, अपनी आर्मी कह रही है, उसको मानने को तैयार नहीं है। और मैं सही बताऊं, ये चीज़ें अभी भी बदली नहीं है। अभी ही इसी साल आप सोच लो 1 जनवरी को चाइना मीडिया ने, किसी ने, एक बंदे ने एक ट्वीट कर दिया ऐसा लिख के कि आई एम हैप्पी टू सी द चाइनीज़ फ्लैग अनफ्लरिंग एज इट इन बीजिंग, कि भाई जहाँ ये मेरे काफ़ी खुशी है। तो पहले तो राहुल गांधी कूद पड़ा कि भाई गलवान में जो इंडियन फ्लैग ही अच्छा लगता है लहराता हुआ। और उसके बाद सारी की सारी जो लॉबी है, राइट, वो टूट पड़ी एंड दे स्टार्ट ट्रेंडिंग इट ऑन ट्विटर कि चाइना ने गलवान पे कब्जा कर लिया। और लेटर ऑन फिर क्या हुआ कि हमारी आर्मी ने रियल पिक्चर रिलीज़ किया कि भाई अभी ये जैन चल रहा, सर्दी का महीना है, गलवान घुटने भर बर्फ़ में जमा हुआ है, और जो वीडियो तुम देख रहे हो उसमें बर्फ़ का नामो निशान नहीं है। तब कई लोगों ने अपने ट्वीट डिलीट किए। तो मतलब कि ऐसा मेरे को लगता है ये सारा जो एंटी बीजेपी नेक्सस बना हुआ है, ये अपोजिशन का, ये पिद्दी मीडिया, ये सारे नॉन भक्त, ये वेस्टेड इंटरेस्ट इन वेस्टर्न कंट्री, ये जो सारा नेक्सस है, दे आर ऑलवेज प्रेइंग कि इंडिया के साथ कुछ बुरा हो जाए, कुछ बुरा हो जाए सही में, जिसका उनके पास प्रूफ आ जाए, और उस बिहाफ पे वो मोदी को या बीजेपी को घेर सके। दे आर प्रेइंग डेली फॉर समथिंग टू हैपन बैड विथ इंडिया। एक और चीज़ जो मैंने नॉन भक्तों में कॉमन देखी है, इज़ देयर हैबिट टू सी थिंग आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट और इंटरप्रेट ए थिंग विदाउट यूजिंग देयर कॉमन सेंस। तो कई बार जो मेरे से बातें करते हैं मेरे को इतना इरेशनल लगता है और कभी फनी भी लगता है कि एक बार ना मेरा एक दोस्त मेरे को स्मृति ईरानी की ये फ़ोटो भेज रहा है और कह रहा है कि 2014 से पहले तो बहुत प्रोटेस्ट पे बैठ जाती थी, अब क्यों नहीं कर रही है प्रोटेस्ट। मैं बोला अरे भाई उस समय वो अपोजिशन में थी, उसका काम था कि जो करंट गवर्नमेंट है उसकी कमियों को जनता के सामने रखना और कहना कि भाई आप हमको लेके आओ, हम ये सब चीज़ दूर करेंगे। तो अभी तू सोच रहा है कि जब वो खुद सत्ता में है तो जो भी महंगाई है, सिलेंडर के दाम बढ़े, तो खुद रास्ते पे आके बैठ जाएगी प्रोटेस्ट करने के लिए। तो वो कोई सेंस मेक नहीं करता। हाँ, ये अलग बात है कि मान लो अपोजिशन है वो इस तरह के प्रोटेस्ट कर रही है और मान लो जो करंट सरकार है उसको क्रिटिसाइज़ कर रही है, एक भक्ति उसको क्रिटिसाइज़ कर रहा है, तो तू कह सकता है कि भाई पहले खुद तो प्रोटेस्ट करते थे, अब जब प्रोटेस्ट हो रहा है तो उसको
ये लोग क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं। बट ये तू कैसे एक्सपेक्ट कर रहा है कि स्मृति ईरानी खुद जाके धरने पे बैठ जाएगी, जबकि वो खुद सरकार की पार्ट है। तो इसी तरह फिर एक जो एलन मस्क वाला मामला है, राइट, जिसमें एलन मस्क भारत से कह रहा है कि आप हमारी इंपोर्ट ड्यूटी कम कर दो, हम इंडिया में सेल करना चाहते हैं। और सेंट्रल गवर्नमेंट का स्टैंड ये है कि भाई आप आके इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करो, राइट। उससे क्या होगा कि हमारी टेक्नोलॉजी भी डेवलप होगी और रोज़गार वगैरह भी लोकल लेवल पे क्रिएट होंगे, तब हम आपके लिए ये कर सकते हैं कि इंपोर्ट ड्यूटी वगैरह कम कर देंगे। अब इसमें क्या है कि जो ममता बनर्जी, सिद्धू और ये जो महाराष्ट्र की गवर्नमेंट है खुद ही बीच में कूद पड़ी है और एलन मस्क को ट्विटर पे मैसेज डाली कि आप हमारे स्टेट में आ जाओ, हम आपको पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह प्रोवाइड करेंगे। उनको ये पता नहीं है कि भाई सेंट्रल गवर्नमेंट यही बात कह रही है कि भाई इंडिया में आके मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करो, बट वो उनको अपनी नाक घुसानी है, तो वो जाके ट्विटर पे उसको कमेंट पे कमेंट किए जा रहे हैं। एलन मस्क भी समझदार है शायद, वो उनको रिस्पॉन्ड भी नहीं कर रहा। वो जानता है कि जो फॉरेन रिलेशन है और ये जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट वगैरह होते हैं वो सेंटर के स्कोप में है, स्टेट उस पर कुछ नहीं कर सकता है। तो इसी पे मैंने सुधीर चौधरी का एक वीडियो डाला था, जिस पे फिर मेरे कजन ब्रदर का ये कमेंट आ गया कि भाई सिद्धू तो सेम बात बोल रहा है, सुधीर चौधरी क्यों इतना बकवास कर रहा है। तो फिर मेरे को उसको एक सिंपल एग्जांपल दे के समझाना पड़ा कि भाई एक्चुअली जो चीज़ सेंटर के स्कोप में है वो स्टेट नहीं कर सकती है, अनलेस अनटिल जो स्टेट है वो सोच रही है किसी तरह विद्रोह करके एक अपना अलग कंट्री बना ले, तो उसके अलावा पॉसिबल नहीं है। तो फिर इसी तरह क्या हुआ कि जब ये मोदी का कॉन्वाई जो रोका गया था पंजाब में फिरोजपुर के पास, राइट, इसको मीडिया ने एक सप्ताह खूब घिसा था। तो मेरा एक जो छोटा कजन ब्रदर है वो मेरे को इनबॉक्स में एक छोटा वीडियो भेज रहा है, जिसमें बेसिकली जो मोदी की कार है वो बीच गली से जा रही है, चारों ओर जो लोग हैं उसको फूल बरसा रहे हैं और जय श्री राम बोल रहे हैं, मोदी के नारे लगा रहे हैं, और नीचे वो मेरे को लिख रहा है कि यहाँ पे उसको जान का खतरा नहीं है क्या। मैं बोला कि भाई कहीं पे तू मर्जी से जा रहा है और कहीं तेरे को रोक ले रहा है, पकड़ ले रहा है, वो दोनों बातों में अंतर है, ठीक है ना। वहाँ पे सीन क्या था कि मोदी का जो कॉन्वॉय जा रहा था तो उसके प्लान में नहीं था कि सामने से ब्लॉकेड होगा या लोग काले झंडे लेके या जो कुछ भी है उसको आगे जाने नहीं देंगे, 20 मिनट तक उसको एक जगह पे खड़ा रहना पड़ेगा। यहाँ पे उसके कहते हैं ना, उसके प्लान में था कि वो इस रास्ते से जाएगा, वहाँ पे जो लोग उसको स्वागत करने के लिए खड़े हैं उस पर फूल माला वगैरह बरसाएंगे। तो दोनों बातों को तू कैसे मिला ले रहा है, राइट। और उस तरह तो इंदिरा गांधी को भाई जो उसकी सुरक्षा में आदमी खड़ा था, सिपाही, उसी ने गोली मार दिया था। तो उस हिसाब से क्या है कि किसी भी नेता को या किसी को भी कोई सिक्योरिटी लेनी नहीं चाहिए। तो चीज़ों को इस तरह कहते हैं ना, डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट को मिक्स करके ना देखा कर। और बाद में उसने फिर मेरे को एक खान सर का वीडियो भेजा, वो बेसिकली मेरे को कन्विंस कराना चाहता है कि सारा कुछ है वो मोदी का किया कराया है। ही ट्राई टू पुट द ब्लेम ऑन बीजेपी गवर्नमेंट फॉर ऑल दिस थिंग गोइंग फॉर 1 वीक। तो फिर मैंने भी उसको जो सारा अपना जो एनालिसिस है करके मैंने बताया कि भाई ये सब बातें हैं, ठीक है। हाँ, ये मैं भी जानता हूँ या मैं भी मानता हूँ कि मीडिया ने उसको अननेसेसरी एक सप्ताह तक खूब घिसा, ठीक है। और उसके बाद भी जो मेन मुद्दे की बात है वो जो कोई डिस्कस नहीं कर रहा था, राइट, कि भाई इट इज़ नॉट कि मोदी के जान को कोई खतरा नहीं हुआ या उस पर कंकड़ नहीं फेंका गया, राइट। इट इज़ ऑल अबाउट ब्रेकिंग द प्रोटोकॉल ऑफ क्या ना अ सिस्टम, राइट। ये जो NIA है, SPG है या स्टेट पुलिस है या स्टेट CM है और जो दूसरे लोग एडमिनिस्ट्रेटर के पार्ट हैं, राइट, दे आर ऑल आर पार्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव, राइट। उनका काम है जो प्रोटोकॉल है, जो लॉ है, उसके हिसाब से चलना, ठीक है ना। आप यदि उसको ब्रेक करना शुरू कर देते हो जो खुद सिस्टम के पार्ट हैं, तो इट इज़ नेवर गुड फॉर अ सिविल सोसाइटी। अभी यहाँ हो क्या रहा है कि चाहिए क्या था कि जो भी कंसर्न डिपार्टमेंट थे सबको कहना चाहिए था कि हाँ ये कुछ चूक हो गई, हम जो किसान थे या जो उनका आउटरीच था उसको हम कहते हैं ना एंटिसिपेट नहीं कर पाए और हम आगे से इसका ध्यान रखेंगे। बट यहाँ डिस्कशन सब क्या चल रहा है कि नहीं कंकड़ नहीं फेंका गया
और मोदी को जान को कोई खतरा नहीं था और दोज काइंड ऑफ थिंग। और यहाँ पे जो चन्नी साहब हैं वो कह रहे हैं कि भाई मैंने प्रियंका को अपडेट दे दिया था। तो अरे भाई मान लिया तुम गांधी परिवार के रहमो करम पे हो, पर हो तो अभी स्टेट के सीएम ना, तो तुम रिपोर्ट करोगे तो गवर्नर को रिपोर्ट करोगे या होम मिनिस्टर को रिपोर्ट करोगे। तुम एक कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी को रिपोर्ट कर रहे हो। कांग्रेस में से 2500, आप उठा के देखो 2500 जनरल सेक्रेटरी हैं कांग्रेस में। तो ये सब चीज़ों को क्या कहते हैं ना, लोग समझ नहीं पा रहे हैं। जो मेरे को उसमें लगा था जो मेन चीज़ ये नहीं होनी चाहिए थी, जो एडमिनिस्ट्रेशन उसको उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए थी। फिर उसी तरह जब सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था, राइट, तो जो उरी में अटैक हुआ था और उसके अगेंस्ट हमारी सेना ने जाके सर्जिकल स्ट्राइक किया था, सर्जिकल स्ट्राइक किया था, राइट। तो उसमें भी आप देखो कि ये जो सारा एंटी गवर्नमेंट नेक्सस है, जो सारा ओपोजिशन है, या कहते हैं ना वेस्टेड इंटरेस्ट इन वेस्टर्न कंट्री है, वो सारे इसी में लग गए थे और एक तरह से पाकिस्तान के साथ जाके खड़े हो गए थे, राइट। और अब ये केजरीवाल की जो हरकत थी, वो कहते हैं ना मोहल्ले की चुगलीखोर जो औरतें होती है उसके तरह था। मान लो सीधे तो नहीं बोल रहा है, वो कह रहा है कि देखो जी ऐसा है कि पाकिस्तान को झूठ साबित करने के लिए हमें अब उसके सामने जो सारे हमारे पास प्रूफ हैं वो रख देने चाहिए मीडिया के सामने। और जो जितने भी लोग हैं जो नॉन भक्त हैं, जो एंटी बीजेपी हैं, वो सारे एक लाइन से यही बात बोल रहे हैं कि हमें सबूत देना चाहिए, मोदी झूठ बोल रहा है, सर्जिकल स्ट्राइक हुआ नहीं। मेरा दोस्त भी यही बोल रहा था, भाई तू ये सब पॉलिटिक्स नहीं समझेगा, वो मोदी सारा झूठ बोल रहा है, झूठ में क्रेडिट ले रहा है, ऐसा कुछ हुआ नहीं है। तो मैंने बोला भाई एक बात बता, जब तू ये बात बोल रहा है कि मोदी झूठ बोल रहा है, सर्जिकल स्ट्राइक नहीं हुआ है, तो तू कुछ समझ पा रहा है कि तू क्या बोल रहा है? और ये जो जितने भी लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं कि मोदी झूठ बोल रहा है, तो इनडायरेक्टली तुम क्या कह रहे हो, अपने आर्मी को तुम कायर बता रहे हो। और मैंने उसको एक सिंपल एग्जांपल देकर समझाया कि मान लो एक दूसरे मोहल्ले का लड़का तुम्हारे घर पे आके रोज़ तोड़ फोड़ करके चला जा रहा है, ठीक है, तुम जाते हो और उसका जाके तू जाता उसका सर फोड़ के आ जाता है, ठीक है। तो अब होगा क्या कि या तो पुलिस के डर से या आसपास के समाज के डर से तेरे डैडी बोलेंगे कि नहीं नहीं वो मेरे बेटे ने नहीं मारा था, किसी और ने मारा होगा, ओके। बट यदि तेरे डैडी वो पुलिस के डर को या समाज के डर से ऊपर उठ के ये कहते हैं कि हाँ वो मेरे घर में तोड़ फोड़ के गया था, मेरे बेटे नहीं जाके उसका सर फोड़ा है, और जब तेरे रिलेटिव वगैरह आस पड़ोस के लोग कहेंगे नहीं नहीं ये इसके पापा झूठ बोल रहे हैं, तो इसका मतलब यही हुआ ना कि भाई तू कायर था, तू नहीं गया था मारने के लिए, और तेरे पापा झूठ बोल रहे हैं अपना सम्मान बचाने के लिए कि हमने बदला ले लिया। तो वही बात तुम लोग जब मोदी को बोल रहे हो ना कि सर्जिकल स्ट्राइक पे झूठ बोल रहा है, तो तुम अपने आर्मी को कायर बता रहे हो। जो आर्मी रोज़ अपनी जान दे की कुर्बानी दे रही है, उनको अपनी जान का फिक्र नहीं है। रोज़ देखते हैं तिरंगे में लिपट के सोल्जर की लाश आती है। तो अगर मोदी को अटैक करवाना है, वो तो बेचारे उल्टा ये जो पॉलिटिकल बिल की कमी रहती है उसके कारण अपने हाथ बांधे हुए रहते हैं। तो अगर वो मोदी उनको कहेगा कि जाओ मार के आओ, तो वो क्या नहीं जाएंगे? और इसलिए मोदी को फिर बाद में आके झूठ बोलना पड़ेगा कि आर्मी तो गई नहीं, फिर मेरे को बोलना है, तो वो झूठ बोल रहा है। तो उसका कहना था कि भाई तू जो भी कह ले, ये मोदी की आदत है क्रेडिट लेने का। ऐसा नहीं है कि पहले भी सर्जिकल स्ट्राइक नहीं हुए हैं, पहले भी बहुत बार सर्जिकल स्ट्राइक हुए हैं, पर वो सरकारों ने आके अपना वो क्रेडिट नहीं लिया। तो मैं बोला कि भाई ये भी गलत है, ये बिल्कुल गलत है। या तो पहले हुई थी तो नहीं हुई थी वो मेरे को नहीं पता, पर हुई थी और उन लोगों ने इसको ओपन नहीं किया, तो ये बिल्कुल सरासर गलत है। और उससे सेम एग्जाम्पल लेके चल, ठीक है ना। तू गया और तू जिस लड़के ने तेरे घर पे तोड़फोड़ किया था उसका सर फोड़ के आ गया, ठीक है, और तूने उस लड़के ने भी किसी को नहीं बताया कि मेरी बदनामी होगी, तूने भी घर में आके चुपचाप बैठ गया, तूने भी किसी को नहीं बतलाया, राइट। तो तेरा जो अपना सेल्फ रिस्पेक्ट है या जो तेरे अंदर का जो
वो कहते हैं ना रोष है वो तो निकल गया कि तू जानता है कि तूने बदला ले लिया, पर जो तेरे घर परिवार, तेरे रिश्तेदार हैं, तेरे आस पड़ोस हैं, उनके मन में तो वो अभी कुंठा बैठी हुई होगी ना कि भाई बाहर के मोहल्ले का लड़का आता है रोज़ हमारे घर में घुस के तोड़ फोड़ करके चला जाता है और हम लोग कुछ नहीं कर रहे। तो ये बातें कोई छुपाने वाली बातें नहीं है, ये बताने वाली बातें हैं। तो अगर मोदी बता रहा है तो सही कर रहा है, और अगर पहले भी हुआ है तो पहले के भी पॉलिटिकल जो हमारे लीडर थे उनको भी सेम स्टैंड रखना चाहिए था, खुल के बोलना चाहिए था, तुम आए थे हमारे घर में घुसे थे, हम तुमको मार के आए। फिर ये इसके बाद अगर मैं पुलवामा की बात करूं, ठीक है, और उसके बाद जो एयर स्ट्राइक हुआ था, ये जो नॉन भक्तों की ये जो सोच है, अब बड़े सारे मेरे को मिले ये बोलते हुए कि ये जो पुलवामा अटैक था ना वो भाई मोदी ने करवाया है 2019 का इलेक्शन जीतने के लिए, नहीं तो वो हार जाता। तो जब मेरा एक दोस्त ये बोल रहा था तो मैं बोल रहा था भाई फिर तो मोदी को हटाना नामुमकिन है, ठीक है ना, तू भी वोट डालना शुरू कर दे उसको। तो उसका कहना था नहीं भाई नामुमकिन कुछ नहीं होता, इस पर ज़रूर हटेगा। तो मैं बोला क्यों हटेगा? जब तू कह रहा है कि पुलवामा जैसी वो प्लानिंग कर रहा है तो उसकी कैपेबिलिटी तू नहीं देख रहा है क्या? मतलब सोचो कि पहले तो वो 4 भक्तों को पकड़ा होगा उसने, मोदी ने, कि देख भाई इस बार मैंने कुछ काम तो किया नहीं है, मेरी तो लंका लगने वाली, हार जाऊंगा, तेरी मदद लगेगी मेरे को। तो भक्त ने बोला हाँ बताइए क्या करना है आपके लिए। तो बोल देख भाई ऐसा करना, मैं तेरे को RDX से भरे ट्रक में बिठा दूंगा, तू जाके और आर्मी के बीच में फट पड़ना। वो बोले अरे मोदी जी क्या बात कर रहे हो, इतना नहीं करेंगे आपके लिए, अभी वोट देते हैं तो जान भी देंगे। और वो 4 लोग क्या करते हैं कि उस ट्रक में बैठ के आर्मी के बीच में जाके खुद को एक्सपोर्ट कर लेते हैं। फिर मोदी क्या करता है कि जैसे मोहम्मद के जो सरगना है अजहर मसूद को फ़ोन लगाता है कि देख भाई मैंने इतना काम कर लिया है, बट अभी क्या है ना कि मैं पिछले 5 साल में तो जो तेरे टेररिस्ट ग्रुप थी उसकी लंका लगा कर रखे थे, कई तुम्हारे टेररिस्ट को मार चुका हूँ मैं, पर यार अभी भी तुम लोग बचे हुए हो, तो मेरे को अगला टर्म भी चाहिए होगा। तो अजहर मसूद भी कहता होगा कि हाँ मोदी जी मैं भी ये टेररिज्म छोड़ना चाहता हूँ, टेररिज्म जो है ना मैं छोड़ना चाहता हूँ, तो मैं भी चाहता हूँ कि अगला टर्म आप आ जाओ और फिर से बाकी को भी ठोक ठाक के ख़त्म करो तो मैं भी छुटकारा पाऊँ। तो फिर वो आके टीवी पे एक्सेप्ट कर लेता है कि भाई जो पुलवामा अटैक है वो मैंने करवाया। और उसके बाद फिर मोदी क्या करते हैं, एयर स्ट्राइक कर देते हैं। और एयर स्ट्राइक करते हैं तो फिर वो इमरान खान को फ़ोन लगाते हैं कि भाई देख ये लड़ाई ना रियलिस्टिक लगनी चाहिए। तो ऐसा होगा ना कि जब हमारा अभिनंदन MiG-21 लेके तुम्हारे एरिया में घुसेगा तो तुम अपने जो सबसे एडवांस करोड़ों की लागत वाली जो दुनिया की सबसे एडवांस फाइटर जेट है F-16 उसके साथ अपना पायलट भेजना। पर क्या करना ना, उसको बोलना कि वो कुछ ज़्यादा चालाकी ना दिखा और हमारा जो MiG-20 है तुम्हारे F-16 को मार के गिरा देगा, और फिर जो हमारा अभिनंदन का फ्लाइट भी जो होगा प्लेन वो क्रैश करेगा और वो पाकिस्तान में गिरेगा, तुम उसको कैप्चर कर लेना। ठीक है, हाँ इमरान खान बोला हाँ ये तो कर सकते हैं हम। और उसके बाद क्या करना कि मैं टीवी पे जाऊंगा और बोलूँगा कि अगर अभिनंदन को 24 घंटे में वापस नहीं किया तो पाकिस्तान को इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा, और तुम लोग फिर 24 घंटे में अभिनंदन को सही सलामत वापस कर देना। और उसके बाद मैं टीवी पे चढ़ के फिर प्रोपेगेंडा चलाऊंगा कि देखो भाई जब कांग्रेस के काल में सरबजीत को पकड़ा था 1991 में तो 20 साल तक उसको बंदी बना के रखा, और फिर 1913 में उसकी लाश भेजी जिसमें 16 जख्म पड़े हुए थे, उसकी रीढ़ की हड्डी टूटी हुई थी। और मेरा पावर देखो कि मैं इतने बल रखता हूँ कि इमरान खान ने, पाकिस्तान ने 24 घंटे में अभिनंदन को वापस कर दिया। और जब इतना सब करोगे तो फिर जनता तो वाह वाह करने लग जाएगी। और फिर पाकिस्तान क्या है, पाकिस्तान तो बोलता ही है लव यू मोदी, उसने बोला मोदी जी आपके लिए इतना तो करेंगे ही। तो फिर इस तरह से मोदी ने सारे प्लान को एक्सिक्यूट किया और 2019 का इलेक्शन जीत लिया। मैं बोला भाई जब बोल रहे हो कि उसका प्लान है तो उसकी प्लानिंग कैपेबिलिटी भी तो देखो, फिर ऐसा प्लान वो फिर 2024 में भी कर लेगा। तो ये तो मैंने सरकास्टिक वे में बोला था, बट बात वही है कि भाई कोई सेंस होना चाहिए ना, जब आप कह रहे हो कि कोई बंदा इस लेवल की चीज़ें कर रहा है
है ना। तो जब आप बोल रहे हो तो अपने आप को किसी लेवल पे आप जब उसको बोलो तो कोई जस्टिफिकेशन भी तो होना चाहिए। बट वही है कि जब मोदी के विरोध की बातें आती है या जो भी ये पूरा लॉबी है, पूरा नेक्सस है जो बीजेपी के अगेंस्ट खड़ी और बीजेपी के नाम पे जो देश के अगेंस्ट खड़ी है, तो फिर कुछ लॉजिक नहीं देखते वो लोग बस अंधेरे में तीर मार देते हैं कि भाई निशाने पे लग गया तो ठीक है, नहीं तो बेशरम की तरह फिर उससे वापस हो लेंगे। 2014 के बाद जो मैंने एक और काफ़ी पॉजिटिव चेंज देखा है वो है राइज इन हिंदू आइडेंटिटी। 2014 के पहले मेरे को खुद सनातन का मतलब नहीं था, या मैं भगवा का महत्व नहीं समझता था, या जो अपने रामायण महाभारत वेद पुराण है उसमें कुछ ज़्यादा दिलचस्पी नहीं थी मेरे को, उनको मैं पढ़ा नहीं करता था। पर अब जब मैं उनको पढ़ने लग गया हूँ, जानने समझने लग गया हूँ, उसकी बात करने लग गया हूँ, तो भाई इसमें क्या गलत है? अपने धर्म पे गर्व करना तो सबका अधिकार है। बट एक नॉन भक्त को लगता है कि यदि ऐसा हिंदू आप अपने धर्म को कहते हैं ना मानने लग गए हो, तिलक लगाने लग गए हो, कलावा पहनने लग गए हो, या उसको पढ़ने समझने लग गए हो, उसकी बातें करने लग गए हो, सोशल मीडिया पे उसके बारे में लिखने लग गए हो, या जो लोग आपके धर्म को एक गलत वे में प्रेजेंट कर रहे हैं, उस पर जोक मार रहे हैं या भद्दी बातें कर रहे हो, उसको रेजिस्ट करने लग गए हो, तो आप कॉमनल हो। मेरे ही पड़ोस में जो नॉन भक्त भैया है उनका कहना है कि ये बीजेपी बस हिंदू मुस्लिम करके वोट बटोरे जा रही। तो मैंने कहा कि भैया ये जो रिलीजन है वो तो हमारे इंडियन पॉलिटिक्स का हमेशा से हिस्सा है। जो पहले की पार्टियां थी वो सेकुलरिज्म के नाम पे हिंदू हितों की बात कर रही थी। तो भाई बीजेपी उसने तो 1 सीट से लेके 303 सीट का जो सफ़र है वो ऐसा हिंदू पार्टी तय किया है। तो भाई वो हिंदू हितों की बात कर रही है। अब पहले जो आप कह लीजिए कि हज हाउस बना करते थे, तो अब राम मंदिर और काशी विश्वनाथ बन रहा है। हाँ, जो ये आप कह रहे हो कि जो समाज में एक थोड़ा वो डिवाइड आया है हिंदू मुस्लिम के बीच में, तो उससे मैं एग्री करता हूँ। बट ये है कि ये जो डिवाइड है हिंदू और मुस्लिमों के बीच में, डिफरेंस ऑफ जो ओपिनियन है और कह लीजिए कॉन्फ्लिक्टिंग वे ऑफ कहते हैं ना प्रैक्टिसिंग देयर फेथ है, तो ये तो हमेशा से है। अब ये ज़रूर है कि बीजेपी के आने के बाद ये चीज़ें अब दिखने लग गई, इसके लिए ज़रूर बीजेपी जिम्मेदार है। पर फिर बात वही है, वो एक पॉलिटिकल पार्टी है, उसको लगता है कि भाई ये मुद्दे उठाने से या ये फैक्ट आगे रखने से, चीज़ों को इस नज़रिए से लोगों के बीच रखने से उसको ज़्यादा वोट मिलेंगे, उसका वोट बैंक मजबूत होगा, तो वो कर रही है वो काम। तो आप ये नहीं कह सकते कि भाई तुम इस मुद्दे को क्यों उठा रहे हो, या इस फैक्ट को आगे क्यों रख रहे हो, या इस नज़रिए से चीज़ों को क्यों देख रहे हो। आप ज़रूर इस पर बहस कर सकते हो कि जो तुम ये मुद्दे उठा रहे हो, जो तुम ये फैक्ट रख रहे हो, या जो नज़रिया पेश कर रहे हो वो गलत है। तो इसी तर्ज पे फिर 1-2 घंटे हम दोनों की बातें होते रही, और मेरे को ये सिर्फ रियलाइज़ हुआ कि इनको जो भी ये बीजेपी काम कर रही है और उसके कारण उसको वोट मिल रहा है, उससे इनको चिढ़ है। इनके हिसाब से जो ये राम मंदिर का बनना या काशी विश्वनाथ का रिनोवेट होना, मोदी का गंगा आरती करना, या कह लीजिए कि जो फॉरेन डिग्नेटरी आते हैं उनको आजकल एक गीता की कॉपी वेट की ऐसा गिफ्ट दिया जाता है, ये सब करना, ये सब वोट लेने के लिए कर रही है। मेरा कहना भाई चलो ठीक है, वो वोट लेने के लिए कर रही है, तो ऐसा हिंदू आपको क्या नुकसान हो रहा है, या मुस्लिम को भी क्या नुकसान हो रहा है। पर चलो एनीवे, अगर मुस्लिम को शिकायत कर रहा है तो एक बात को समझ आता है, बट एक हिंदू बीजेपी की इन सब कामों को न सिर्फ नकार रहा है, राइट, बल्कि उसको वो समाज में जो दूरी है उसके लिए भी वो उसको जिम्मेदार ठहरा रहा है। मतलब बीजेपी को कहते हैं ना, उसके विरोध करने के चक्कर में जो उसके धर्म के लिए वो काम कर रहा है उसको ही वो नेगलेक्ट कर रहा है, या कहीं ना कहीं अब उसको खुद ही ऐसा मजाक की तरह करने लग गया, बनाने लग गया। यही भैया गुरु पूर्णिमा के दिन पे एक मीम शेयर कर रहे थे, वो मेरे पास वो है नहीं पूरा, बट आई थिंक इट वाज इन वेरी बैड टेस्ट। तो मैंने उसी समय उनको कमेंट में ये कहा था। और फिर यही सब लोग जब आप देखोगे ना कि जब ये जो स्टैंड अप कॉमेडियन वगैरह होते हैं, जो
आपके हिंदू देवी देवताओं को लेके भद्दे जोक्स बोलते रहते हैं, वहाँ पे ये ताली पीटते हैं, हंसते हैं, तो ये उनको लगता है कि वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। पर यही यदि आप अपने धर्म के बारे में कुछ अच्छी बातें बोलने लग गए, शेयर करने लग गए, तो उनको लगता है भाई कि ये गलत है, ये कॉम्युनल है, इससे समाज बढ़ जाएगा। ऐसे ही क्या हुआ था कि जब स्टेचू ऑफ इक्वलिटी पे जब आया था, आई मीन जब इनॉग्रेट हुआ था, तो मैंने रामानुज जी के बारे में, फिर मेरे को पता नहीं था, मैंने पढ़ के उनको समझ के उन पर एक वीडियो डाला था जिसमें बेसिकली मैंने उनकी फ़िलासफ़ी, हिंदू धर्म वेदों की बात की थी, राइट। तो उस वीडियो को देख के मेरे एक नॉन भक्त दोस्त का ये कमेंट आ जाता है कि भाई अब बस कर भाई, अभी भी आंखें नहीं खुली, राइट। तो सीरियसली बताता हूँ, मेरे को पहले लगा कि वो क्योंकि फिलोसफिकल बातें थी तो वो समझ नहीं पाया, तो वो अपने बारे में बोल रहा है कि मेरी आंखें अभी भी नहीं खुली। बट लेटर ऑन आफ्टर उसने फर्दर कमेंट ऐड किया, मेरे को रियलाइज़ हुआ कि वो मेरे पे ताने मार रहा है कि तू अभी भी इन सब चक्करों में पड़ा है और बातें कर रहा है, तो यू आर काइंड ऑफ फूल, तेरे अभी आंखें नहीं खुली है। जबकि उस वीडियो में आप सोचो एक भी निगेटिव चीज़ नहीं है, उसमें जो भी मैंने बोला है ऐसा हिंदू बोला, फ्रॉम हिंदू पर्सपेक्टिव बोला है, और चीज़ों को उनकी जो फिलॉसफी थी उसके टर्म में बोला है। देयर इज नथिंग अ सिंगल नेगेटिव थिंग इन दैट। पर ये बंदा फिर उसको भी नकार रहा है कि तू ये सब क्या कर रहा है, मतलब कि तू अंधा हो रखा है, तेरी आंखें नहीं खुली। और सब नॉन भक्तों का यही एटीट्यूड है। इनफैक्ट मैं क्या बताऊँ, जब राम मंदिर के लिए चंदा इकट्ठा हो रहा था, तो मैंने उस पर वहाँ जो भी मेरा बनता था मैंने कंट्रीब्यूट किया था। मेरे हिसाब से छोटा ही अमाउंट था, बट मे भी मेरे साले को लगा कि इसने बड़ा अमाउंट जो भी है, आई डोंट गो इन डैट, उसको एनीवे लगा कि चलो मैंने जो भी डोनेशन किया गलत है, तो उसने मेरे को कॉल किया। और कॉल करके वो उसका ये कहना था कि जिया जी आप तो पूरा अनभक्त हो गए हो, जो अपने पैसे दिए हैं वो बीजेपी खा जाएगी, वो बीजेपी इलेक्शन में यूज़ कर लेगी। तो मैंने बोला भाई ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। एक ट्रस्ट बना हुआ है राम मंदिर के लिए, वहाँ पे बैंक अकाउंट दिया हुआ है, IFSC कोड दिया हुआ है, उसका एक ट्रेजरी है, मैंने वहाँ पैसे दिए हैं। तो उसका कहना था कि अच्छा मतलब आपको ये पता नहीं है कि ट्रेजरी में कौन कौन बैठे हुए हैं। तो मैंने बोला देख भाई वो मेरी श्रद्धा है, ठीक है, मैंने डोनेट कर दिया, अब अगला बंदा उसको मिसयूज़ कर रहा है, क्या कर रहा है, ये उसके अपने कर्म है, तू मत देना, तेरे सर पे गोली रख के कोई थोड़ी मांग रहा है। वो कहना था नहीं नहीं जिया जी दूंगा तो मैं भी, पर आपके जैसे नहीं दूंगा। तो मतलब तू कैसे देगा? तो बोल रहा है कि मैं अयोध्या जाके दूंगा। मैं बोला भाई अगर तू अयोध्या जाके भी देगा तो वहाँ भी तो किसी के हाथ में पकड़ा के आएगा या पेटी में डाल के आएगा, राइट। या तो जब तक तेरे 500 की ईंट नहीं लग जाएगी वहीं बैठा रहेगा। और मेरे को बाद में रियलाइज़ हुआ कि यार हम मतलब हिंदू लोग कितने कटे हुए हैं चीज़ों से। मान लो इस मंदिर के लिए 14 लोग ने गोलियां खाई थी, उन्होंने अपनी जान दे दी, ठीक है, और आपको अभी 500,000 रुपये देने में भी ये सोच रहे हो कि मैं दे दूंगा, कोई खा जाएगा, ये हो जाएगा, मिसयूज़ हो जाएगा, उस तरह चीज़ों में पड़े हो। और ज़्यादा से ज़्यादा उनको ये लग रहा है कि भाई ये बन जाएगा तो फिर बीजेपी को और फ़ायदा हो जाएगा, तो इसलिए वो इसको कहते हैं ना टोटली इसको उस तरह से इसके विरोध में खड़े हैं कि ये चंदा मत दो, ये मत दो, वो मत दो। तो नॉन भक्त कहीं ना कहीं बीजेपी के विरोध करते करते आज अपने धर्म के आगे खड़े हैं, उसका ही वो विरोध कर रहे हैं। तो ये था मेरा नॉन भक्तों के साथ पिछले 7 साल का अनुभव। उनको लगता मैं गलत हूँ, मेरे को लगता वो गलत हैं। और मेरा हमेशा से ये मानना है कि जब कभी किसी के साथ आपके विचार ना मिल रहे हों, व्यवहार ना मिल रहे हों, तो आप उससे थोड़ा दूरी बना लो। उससे होता क्या है कि रिश्ते मजबूत तो नहीं होते, बट जो रिश्ता वो बचा रहता है, उसमें कड़वाहट भी नहीं आती। तो इसी उम्मीद के साथ कि जो नॉन भक्त हैं वो हम भक्तों के जज्बात को समझेंगे, विदा लेता हूँ। जल्दी फिर मिलेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।